अंदाज नहीं करना है। तो सबसे कॉमन इसमें हो जाता है डॉग बाइट, कैट बाइट, जनरल कुत्ते का काटना या बिल्ली का काटना या फिर बंदर का काटना, जो कॉमन है, शहरों में बंदर लेके लोग घूमते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी भी लापरवाही ना करें, डॉक्टर के पास जाकर सलाह लें। जैसे ही कोई जानवर काटता है तो सबसे पहले उस घाव को साबुन से अच्छी तरीके से धोना है। कोई भी साबुन आपको मिले, चाहे डिटर्जेंट मिले, चाहे हाथ धोने का साबुन मिले, कोई भी साबुन मिले, उससे कम से कम 10 से 12 बार आपको उस घाव को धोना है। उस घाव में से जितना खून बह जाए उतना अच्छा है, क्योंकि खून के साथ में अगर रेबीज का वायरस वहां पर है घाव के अंदर तो वो भी बह के निकल जाएगा, वो साबुन में घुल जाता है। तो इस तरीके से कम हम 90% रिस्क कम कर सकते हैं। तो घाव को अच्छे से साबुन से रगड़ के धोइए। जो व्यक्ति धो रहा है वो भी अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धो ले। और उसके बाद में जो भी एंटीसेप्टिक आपके पास हो, डेटॉल हो, चाहे कोई बिटाडीन हो, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम हो, उसको उस जगह पे लगा दें। और उसके बाद हल्का एक लूज पट्टी वहां पे बांधें, टाइट करके पट्टी को ना बांधें, और उसके बाद डॉक्टर के पास लेके चले जाए। ये तो सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ कि एनिमल बाइट के बाद आपको क्या करना है। एनिमल बाइट में कई बार ये भी होता है कि लोग आकर बोलते हैं डॉक्टर साहब सिर्फ एक इंजेक्शन आजकल आ गया है, हम वो लगवा लें क्या। सिर्फ एक इंजेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें जो इंजेक्शन्स लगते हैं, एक महीने में 5 इंजेक्शन लगते हैं। कभी कभी सीवियर बाइट हो तो छठवां इंजेक्शन 3 महीने पे लगाना पड़ता है। और इसमें कैटेगरी वाइज बाइट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री बाइट तो मामूली आपके हाथ में कुछ खरोच आई हुई है, उस पर जानवर का थूक लग गया है, उसको हम बोलेंगे, या फिर कपड़े के ऊपर से काटा है उसको बोलेंगे। लेकिन अगर कोई खरोच गहरी है या सिंगल खरोच भी है तो सेकंड डिग्री बाइट आ जाएगी। और थर्ड डिग्री बाइट में बड़े बड़े घाव आ जाते हैं, या फिर चेहरे पर, हाथों में, पैरों में, या फिर हमारे मरीज के जननांग पे किसी पे काटा हो, तो वहाँ पे उसको हम थर्ड डिग्री बाइट बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें उस इंजेक्शन, घाव वाली जगह पे एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जो तुरंत के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। तो इस इंजेक्शन को जरूर लगवाएं, डॉक्टर के कहने पर उसको टालें नहीं, क्योंकि अगर एक बार रेबीज हो गया तो उसका कोई भी इलाज सारी दुनिया में नहीं है। जानवर के काटने के बाद रेबीज कब होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 3 दिन से लेकर 30 साल तक कभी भी रेबीज हो सकता है। ये ना सोचें कि जानवर को हम पहचानते हैं। जितने कुत्ते रास्ते में घूमते हैं सबकी शक्ल एक जैसी होती है, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और इसी धोखे की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इंजेक्शन को कोताही ना बरतें। जितने भी आवारा जानवर काटते हैं उसमें तो इंजेक्शन जरूर लगवाएं। अगर किसी पालतू जानवर ने काटा है और पालतू जानवर को इंजेक्शन रेबीज के बराबर हर साल लग रहे हैं, तब तो कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन अगर उस जानवर के अंदर में रेबीज के सिम्टम्स दिख रहे हैं कि अचानक से वो वायलेंट हो, हिंसक हो गया है, घर के लोगों पर अटैक कर रहा है, बिना मतलब भौंक रहा है, काट रहा है, या सुस्त बैठा हुआ और आकर बिना किसी कारण के उसने आपको काट लिया है, तो ऐसी स्थिति में इंजेक्शन लगवाना बेहद बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहली चीज जो आपको करना है कि उस घाव को साबुन से अच्छे से रगड़ कर धोना है, 8-10 बार। घाव पे टांके लगवाने की जिद ना करें। अगर घाव बहुत बड़ा है तो लूज टांके लग सकते हैं, लेकिन घाव जितना खुला रहेगा उसमें से जितना ऊजिंग ब्लड निकलता रहेगा, पानी निकलता रहेगा, उतना वायरस उसमें से बाहर होगा। तो कम से कम 24 घंटे तक कोई भी टाइट पट्टी उस पर ना बांधें, और घाव को साबुन से धोकर उस पर एंटीसेप्टिक लगा लें। आशा मैडम। धन्यवाद डॉक्टर विकास, आपने बहुत ही सटीक और बहुत संक्षिप्त जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले स्पीकर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कैसर सलीम हैं। 1 मिनट मैडम, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जी। कि अगर चूहा काट ले या छछूंदर काट ले तो कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन अगर बिल्ली काट लेती है तो भी आपको इंजेक्शन लगाना है, कि हो सकता है उसे किसी कुत्ते ने पंजा मारा हो। अथवा कई बार होता है कि जो पालतू गाय रहती हैं उसको कुत्ता काट लेता है और गाय को रेबीज हो जाता है, फिर वो गाय भी सबको काटती है। तो उस कंडीशन में भी आपको, जिन जिन लोगों को गाय ने काटा है उनको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर जो कॉमन है, और कोई पालतू गाय को, जिस किसी भी जानवर को किसी कुत्ते ने काटा है, अथवा कोई रेबीज वाले मरीज का कोई थूक अगर किसी मरीज के हाथ में लग गया है और वहां पे खुजाने से कोई कट है, उल्टी उसकी लग गई है और हाथ में कोई कट है, अपने खुर जैसे हम खुजा लेते तो एक खर उससी पड़ जाती, तो भी आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर विकास। अब इस डॉग बाइट या किसी भी पशु के काटने की के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले स्पीकर डॉक्टर कैसर सलीम हैं, जो
सर्पदंश और बिच्छू काटना, जो दोनों हमारे प्रदेश में बहुत कॉमन है, और जैसे ही अभी मौसम हल्का गर्म होगा तो इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी। उस पर आपको जानकारी देंगे कि यदि आपको सांप ने काटा है या बिच्छू ने काटा है तो आपको क्या करना है। डॉक्टर कैसर। नमस्कार। सर्पदंश में सबसे पहले ये ज़रूरी है कि बाइट होते ही या तो विक्टिम या जिसको काटा है या उसके साथ जो लोग हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि जो दंत के मार्क हैं, वो 1 हैं या 2 हैं। 100 में से 50% जो सर्पदंश रहते हैं, वो ड्राई रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अ, आसानी से ले लें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम उस एरिया को अच्छे से साबुन से और पानी से धो लें। फिर कुछ भी उस जगह पे अगर कोई आभूषण पहना हो किसी ने उँगलियों में या पैरों में, तो उसको निकाल लें ताकि बाद में अस्पताल जाते समय या नियरेस्ट पीएचसी जाते समय अगर सूजन बढ़ जाएगी तो फिर उस ज्वेलरी को निकालने में तकलीफ आएगी। इसके अलावा ज़रूरी है कि तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें और जितना जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि हर एक जान कीमती है। तो अगर आपका जो सर्प है, वो हो सकता है कि नॉन पॉइज़नस हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तुरंत मेडिकल सहायता लें और अस्पताल पहुँच जाएँ। ये आजकल 108 तुरंत कॉल करके आपको सहायता लेनी चाहिए। दूसरा, अच्छे से पानी और साबुन से धोने के बाद जो है, आप उस एरिया पे जैसा किसी भी घाव को करते हैं, आप डेटॉल या उससे लगा के उसको साफ कर सकते हैं। थोड़ा-सा पैर को ऊपर कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपका रास्ता थोड़ा-सा दूर है, तो आपको उस अफेक्टेड लिम्ब को, उस अंग को हिलने नहीं देना है। तो उसके लिए आप जिस प्रकार से फ्रैक्चर में इम्मोबिलाइज़ेशन करते हैं या किसी भी तरीके से कोई हल्का-सा प्रेशर पैड या उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिले ना, इसलिए वो ज़रूरी है कि उस अंग को किसी भी लकड़ी से या किसी से हल्का-सा बाँध के ऐसा रखें कि बाकी हाथ-पैर हिले लेकिन ये वाला हाथ ना हिले। तब दूसरा, मरीज़ को अच्छे से एश्योर करना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये है। मरीज़ सबसे पहले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सर्पदंश में बहुत ज़्यादा मरीज़ डर जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को रीएश्योर करें, मरीज़ को दूसरा इम्मोबिलाइज़ करें, स्पेशली उनका जो जिस अंग को काटा है उस अंग को, और तीसरे नंबर पे जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट करें। कुछ-कुछ केसों में ज़रा-सा भी आपको कोशिश करना है कि भई अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने उसको पहले से बाँध दिया है, तो टाइट आर्टेरियल टूर्निकेट ना बाँधें बहुत तेज़, हल्का-सा आप प्रेशर पैड लगा सकते हैं या हल्का-सा पट्टी बाँध सकते हैं, लेकिन एकदम तेज़ आर्टेरियल प्रेशर ना करें, जिससे और ज़्यादा जो है मरीज़ के उस अंग को खून ना पहुँचे और कुछ-कुछ सर्पदंशों में जिस हिसाब से नेक्रोसिस होता है, उसको वो बढ़ाए ना। दूसरे नंबर पे आता है बिच्छू। ये भी बिच्छू काटने का भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। बिच्छू काटने पे भी लोग एकदम से घबरा जाते हैं और उसकी वजह से तेज़ी से लोगों को पसीना आने लगता है और बहुत ज़्यादा उनको जो है घबराहट में सारे साइन्स एंड सिम्पटम्स आते हैं जिससे धड़कन तेज़ हो जाना। तो ये भी ज़रूरी है कि बिच्छू की जगह को हम अच्छे से अगर हो सके तो सर्पदंश और बिच्छू दंश दोनों की जो स्टिंग की साइट है, जिस जगह पे काटा है, उसका मोबाइल से एक अच्छा-सा क्लोज़ फ़ोटो ले लें, क्योंकि बाद में अगर अस्पताल पहुँचने तक उस जगह पे सूजन हो जाती है तो कई बार वो साइट दिखता नहीं है। तो ये भी ज़रूरी है कि आजकल आप मोबाइल से एक क्लोज़ फ़ोटो ले लें। फिर उसके बाद उसी तरीके से बिच्छू दंश में भी कोई ज्वेलरी या कुछ भी आपने ज़ेवर पहना है तो उसको हटा दें। बिच्छू दंश में आप साथ में कूल कंप्रेस भी कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए आप उसमें बर्फ या कूल कंप्रेस रखें, फिर 10 मिनट हटा दें, फिर 10 मिनट के लिए रखें। इससे जो एक अत्यधिक जलन और स्वेलिंग जो बिच्छू के काटने पे होती है, वो धीरे-धीरे आपके अस्पताल पहुँचने तक कम होने लगती है। बिच्छू दंश में आप जो पैर या हाथ है, उसको थोड़ा-सा हार्ट से ऊपर लेवल पे रख सकते हैं, जिससे वहाँ पे खून कम पहुँचे। अगर पेशेंट को कोई तकलीफ हो रही है निगलने में या वो पानी पीने में, तो कृपया करके उसे कोई भी पानी या वो ना दें अगर जहाँ तक हो सकता है अस्पताल पहुँचने तक। और अगर उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो बिच्छू-दंश में आप उसको पैरासिटामॉल दे सकते हैं जब तक आप निकटतम वहाँ तक नहीं पहुँचते, पीएचसी या मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुँचते। दोनों ही केसेज़ में कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप जो है आजकल चूँकि इनके स्पेसिफिक इंजेक्शंस जो है
हर मेडिकल उसमें अवेलेबल हो गए हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप जो है अपना नियरेस्ट पीएचसी में 108 बुलाकर पहुँचने की कोशिश करें। किसी भी सर्पदंश या बिच्छूदंश को लाइटली ना लें, ज़्यादा अच्छा है कि आप मेडिकल हेल्प ले लें। धन्यवाद। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आजकल बहुत बार देखा है पेशेंट लोग लेके आते हैं तो जिस जगह पे घाव काटा, जिस जगह पे सांप ने काटा है, हाँ। उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ वो कस के रस्सी बांध देते हैं या फिर उस जगह को ब्लेड से काट देते हैं। तो ये कितना ये सही है? करना है, दोनों ही सर्पदंश और बिच्छूदंश में इस टाइप का चीज़ें नहीं करना है। इससे जो आर्टेरियल अगर वो बंद हो जाता है खून का दौरान, तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है, बजाय हम जो है उसको रोक नहीं सकते हैं वेनम के तेज स्प्रेड को रोकने के लिए। सिर्फ हल्का-सा अगर आप प्रेशर पैड कर ले तो वीनस ट्रांसमिशन उसमें रुक जाता है, वेन से जाने वाला। हल्का-सा प्रेशर पैड लगा के आप उसको और आराम से पैर को, अंग को अगर आप रेस्ट दे दें, तो रेस्ट से इमोबिलाइजेशन से वो ठीक हो जाता है। धन्यवाद डॉक्टर कैसर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सारे मिथ्स को तोड़ा। इसके बाद मैं चूंकि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ डॉक्टर आशा जैन, मैं आपको महिलाओं में रक्तस्राव के बारे में बताऊंगी। तो महिलाओं में जो रक्तस्राव होता है, एक तो प्रेग्नेंट में होता है जिसके बारे में डॉक्टर मोनिका पाठक आपको बताएंगी। जो नॉन प्रेग्नेंट हैं उनमें भी रक्तस्राव होता है। इसमें आपको क्या करना है, तो एक लाइन में यदि आपको बताया जाए तो वो ये है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। महिलाएं, बच्चियां आती हैं जो 13-14 साल की लड़कियां हैं और उनको 2-2 महीने से ब्लीडिंग हो रही है, खून उनका 3 ग्राम 4 ग्राम हो गया है और उनको अस्पताल नहीं लाया जाता है। तो इसी तरह जो महिलाएं 35-40 के पार हो गई हैं, उनको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, फिर भी अब ये तो महीना बंद होने की ब्लीडिंग है, ये सोच के वो टलाती जाती हैं और अस्पताल नहीं पहुंचती हैं, और जब पहुंचती हैं तो बहुत ज्यादा देर हो जाती है। इसके अलावा जब मासिक धर्म बंद हो गया है और उसके बाद फिर से ब्लीडिंग चालू हुई है, तो 20% केसेस में ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो आपको तीनों ही स्थिति में बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना है। आपको करने के लिए इतना ही है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, आप समझिए, अपनी जांच करवाइए कि आपको क्या दिक्कत है और उसके अनुरूप जो आपको सलाह दी जाए, खास तौर से मासिक धर्म बंद होने के बाद की जो ब्लीडिंग है या 40 साल के बाद की ब्लीडिंग है, जो आपको डीएनसी की सलाह दी जाती है या बायोप्सी की सलाह दी जाती है, उसका आप पालन करें। इसके अलावा जो आप घर पे कर सकते हैं, महिलाएं जब हमें बताती हैं बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है मगर उनका खून 13 ग्राम निकलता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी चल रही है, उनका 5 ग्राम और 6 ग्राम निकलता है। तो एक नेट पे पिक्टोरियल ब्लीडिंग चार्ट है, पिक्टोरियल ब्लीडिंग चार्ट, उसको आप देख लें और आपको डॉक्टर को कौन सा पैड आप यूज कर रहे हैं, वो कितना गीला होता है, दिन में कितनी बार आप चेंज करते हैं, ये सारी जानकारी नोट करके बताएं। यदि थक्के गिर रहे हैं, यदि थक्के का साइज क्या है, वो 5 रुपए के सिक्के जितना है या वो चांदी के सिक्के जितना है या आपकी मुट्ठी जितना है, ये आपको बताते बनना चाहिए। तो जब आप डॉक्टर के पास मासिक धर्म की तकलीफों को, ब्लीडिंग को लेकर जाते हैं, तो कब कब हुई है उसका चार्ट आपके पास होना चाहिए और कितनी हुई है इसका चार्ट आपके पास होना चाहिए। तब और डॉक्टर जब आपकी जांच और निदान करेंगे और इलाज बताएंगे तो आपको सही इलाज मिल पाएगा। यदि आप ऐसे ही चले गए और आपने सोचा कि बस 2 दवाई लिख देंगे और ठीक हो जाएगा, तो आप उससे समस्या में पड़ सकते हैं। तो पूरी जांच करवाएं और जो जरूरी सलाह दी गई है वो लें। और जब भी एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में, चाहे वो टीनेज हो चाहे वो 40 के पार हो, यदि आपको आपकी सामान्य से अधिक ब्लीडिंग होती है या आपके सामान्य से ज्यादा दिन तक ब्लीडिंग होती है, तो आपको बिना देर किए अस्पताल जाना है, बिना देर किए। आपका सामान्य, आप किसी और से कंपेयर ना करें। यदि आपको 3 दिन ब्लीडिंग होती थी और 7 पैड लगते थे और अब आपको 5 दिन ब्लीडिंग हो रही है और 15 पैड लग रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। आपको देर नहीं करनी है। महिलाएं अपना ध्यान सबसे बाद में रखती हैं,
तो आपसे निवेदन है कि आप अपने ब्लीडिंग को ऑब्जेक्टिवली चार्ट करें और उसके बाद समय से डॉक्टर के पास जाएं, जो इलाज बताया जाए वो कराएं। ये बात हुई जो प्रेग्नेंट नहीं है उनमें ब्लीडिंग की। अब प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग पे बात करने के लिए मैं डॉक्टर मोनिका पाठक को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। जैसा कि मैडम ने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं उसका निवारण और क्या ध्यान रखना है इसकी जानकारी दी है। अब मैं आपके सामने प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले रक्तस्राव के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि प्रेगनेंसी रुकने से लेकर 9 महीने में प्रसव पीड़ा शुरू होने के पहले तक योनि मार्ग से रक्तस्राव नहीं होता है, परंतु जो घर के पुराने बड़े लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि रक्तस्राव होता है तो कोई बात नहीं है, आम बात है। लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि यह केवल एक भ्रांति ही है। जिस दिन से जो आपका रेगुलर मेंसेस है वो 1 या 2 दिन भी ऊपर होता है तो फौरन प्रेगनेंसी टेस्ट करके नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या नजदीक के किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। इस समय के बाद से एक भी बूंद यदि रक्तस्राव आता है या चक्कर आता है या हल्का पेट में दर्द है या बेहोशी के लक्षण होते हैं तो हमें बिना समय व्यर्थ किए फौरन ही नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए और सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि यह प्रेगनेंसी से संबंधित किसी भी प्रकार की जटिलता का संकेत हो सकता है, जैसा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि एक माँ के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, जहां पर प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर उसके अलावा ट्यूब में फंस जाती है प्रेगनेंसी, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और यह एक बहुत ही जानलेवा कॉम्प्लिकेशन साबित हो सकता है। इसलिए हमें फौरन ही समय बर्बाद किए बगैर फौरन ही गायनेकोलॉजिस्ट का परामर्श लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने को 3-3 महीने के हिसाब से 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें पहले 2 ट्राइमेस्टर 3 माह के पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर चौथे, पांचवें, छठवें महीने का और तीसरा ट्राइमेस्टर 7वें, 8वें, 9वें महीने का कहलाता है। पहले 2 ट्राइमेस्टर में जब कभी भी जरा भी योनि मार्ग से स्राव होता है तो इसको भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए और एवं उसके उपचार के लिए तुरंत ही हमें नजदीकी पीएचसी या फिर किसी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह किसी न किसी प्रकार की हमारी प्रेगनेंसी से जुड़ी जटिलता का संकेत हो सकता है, जैसे कि एबॉर्शन, पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन या सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन का ये सूचक हो सकता है, जिसको कि हम एक उचित डॉक्टर के निरीक्षण में उनके द्वारा दिए गए उपचार से कुछ हद तक हम टाल सकते हैं। और इस तरह की सजगता दिखाकर हम न सिर्फ अपने आप को सेव कर सकते हैं बल्कि मातृत्व मृत्यु दर एवं समय पूर्ण डिलीवरी की रोकथाम करते हुए नवजात शिशु मृत्यु दर में भी कमी ला सकते हैं। सामान्य तौर पर यह हम सबको मालूम होना चाहिए कि 9 महीने में प्रसव पीड़ा की शुरुआत में ही एक ब्लीडिंग होती है और वह भी एक चिकने पदार्थ के साथ मिश्रित होती है, जो कि प्रसव पीड़ा का सामान्य संकेत है। बाकी इसके पहले पूरे 9 महीने के दौरान में किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग को हमें गंभीरता से लेना है और ये किसी न किसी अलर्ट को हमारे को संकेत मिल रहा है, यह चीज को गंभीरता से लेते हुए नजदीक के परामर्श केंद्र या फिर डॉक्टर के द्वारा हमें उपचार फौरन लेना चाहिए और इसका हम निवारण कर सकते हैं और अपने आप को और अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर मोनिका, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। और इसके बाद डॉक्टर अनिल जैन, पूर्व अध्यक्ष आईएमए रायपुर से मैं निवेदन करूंगी कि वे फॉरेन बॉडी इन ईयर, नोज एंड थ्रोट, ईएनटी में कहीं पर भी फॉरेन बॉडी डालते हैं
उसके लिए इमीडिएटली क्या किया जाए? खास तौर से बच्चे कुछ खा लेते हैं या नाक में कोई बीज डाल लेते हैं, उसके लिए प्राथमिक उपचार क्या किया जाए? उस पर डॉक्टर अनिल जैन से निवेदन करूंगी कि वो कुछ कहें। धन्यवाद आशा मैम। मेरी आवाज बराबर आ रही है मैम? हाँ जी, आ रही है, ऑडियो ठीक है। बिल्कुल आ रही है। ईएनटी में कुछ इमरजेंसीज रहती है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक नाक से खून निकलना, ये भी एक कान नाक गले की एक बहुत ही इमरजेंसी वाली चीज होती है। और दूसरी फॉरेन बॉडीज, जैसा कि आशा मैडम ने बताया आपको। ऐसा देखा गया है कि जब भी नाक से किसी के खून आता है तो लोग काफी पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नाक से जब भी यदि खून आता है तो आप सबसे पहले, यदि आपके पास आइस है या कोल्ड पैक है तो वो नाक के ऊपर रख लें। और दूसरा, नाक को अपने हाथों से एक इंडेक्स फिंगर और नोज से ऐसा दबा करके मुंह से गहरी गहरी सांस लें 2 मिनट 3 मिनट तक। तो यदि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज नहीं होगी, एंटीरियर ब्लीडिंग बोलते हैं, जो नाक के सामने के हिस्से से आती है, यदि वैसी ब्लीडिंग होगी तो वो तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन यदि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा होगी, जो कि नाक के पीछे के हिस्से से आती है, उस स्थिति में वो ब्लीडिंग बंद नहीं होगी और आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो एक बार ये जो प्राथमिक उपचार है करके देखना चाहिए घर पर। और यदि ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि कई बार पेशेंट तुरंत किसी अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास पहुंच जाते हैं तो वो नाक में पट्टी करने लगते हैं। तो कई बार नाक में पट्टी करने के कारण भी अंदर चोट लग जाती है और ब्लीडिंग बंद हो जाता है। ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, ब्लीडिंग और बढ़ जाती है। एक दूसरा होता है नाक से खून निकलने का कारण चोट लग जाना। नाक जो होता है अपना फेस का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है। जब भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, चोट लगता है, तो सबसे पहले नाक पे ही चोट लगती है और उससे खून निकलता है। तो इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चोट लगने के कारण जो ब्लीडिंग होती है अधिकतर केसेस में बहुत ही साधारण होती है। उस पर आइस पैक या कोल्ड पैक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद आप डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट कर लेना चाहिए। फिर दूसरी चीज है फॉरेन बॉडीज। नाक कान गले में किसी बाहरी वस्तु का चले जाना। सबसे पहले मैं बताऊंगा, कान में यदि कोई बाहरी वस्तु चली जाती है तो बाहरी वस्तु भी 2 प्रकार की हो सकती है। या तो वो लिविंग होगी या फिर नॉन लिविंग होगी। लिविंग यानी कि कीड़े मकोड़े वगैरह भी कभी कान के अंदर चले जाते हैं। ये बहुत पेनफुल होता है। जब कीड़ा अपने कान के अंदर चलता है, मूवमेंट करता है, तो काफी पेनफुल होता है। वैसी स्थिति में आपको तुरंत ही कोई भी ऑयल यदि आपके पास है या ईयर ड्रॉप आपके पास है तो तुरंत कान में डाल लेना चाहिए, ताकि वो उसमें सफोकेट हो जाए और वो कीड़ा तुरंत मर जाता है और उसका मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो पेन में तुरंत राहत मिल जाती है। उसके बाद फिर आप जाकर के ईएनटी स्पेशलिस्ट से जाकर के क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जाकर के कंसल्ट करेंगे उस कीड़े को निकलवाने के लिए। दूसरी होती है नॉन लिविंग फॉरेन बॉडीज। कई बार बच्चे, अधिकतर देखा गया कि बच्चे अपने कान में किसी प्रकार का प्लास्टिक पीस है या वेजिटेबल पीस है डाल लेते हैं। यदि बहुत ही सामने दिख रहा है कोई भी फॉरेन बॉडी और आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट और लाइट है, तभी किसी प्रैक्टिशनर को इसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर के उसे निकलवा लेना चाहिए। कान में यदि कोई चीज चला जाता है तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। यदि नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी है तो आप यदि कुछ घंटों के बाद भी पहुंचते हैं तो कोई बहुत ज्यादा घबराने की चीज नहीं है। उसके बाद भी निकालने से कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा होता है नाक में किसी प्रकार के फॉरेन बॉडी का चला जाना। नाक में यदि कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है तो घर पे जो किया जा सकता है कि आप थोड़ा सा नोज ब्लोइंग कर सकते हैं। नोज ब्लोइंग किया जा सकता है ताकि उस फोर्स से फॉरेन बॉडी यदि सामने की जगह पर है तो वो निकल जाती है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे कि मरीज को छींक आ जाए। तो छींकने के फोर्स से भी कभी कभी जो फॉरेन बॉडी इंपैक्टेड नहीं है या सामने की जगह पर है तो वो निकल जाती है। यदि ऐसा करने से भी नहीं निकलता है
तो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और उसे निकलवा लेना चाहिए। इसे निकलवाने में देरी नहीं करनी चाहिए। नाक में यदि फॉरेन बॉडी है तो उसे निकलवाने में देरी नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा रहता है। अदरवाइज वो नाक के पिछले हिस्से पे जाकर के पीछे भी चला जाता है और दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर एक तीसरा फॉरेन बॉडी होता है गले में किसी प्रकार की वस्तु का चले जाना। ये कई बार काफी डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। यदि कोई फॉरेन बॉडी जिसकी की साइज बड़ी है और वो यदि लैरिंग्स या ट्रैकिया, जो कि हमारी मेन लैरिंग्स और ट्रैकिया जो हमारी मेन श्वसन का जहां से हमारी सांस जाती है वो पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है जो जिससे कि अपने दोनों लंग्स में ऑक्सीजन जाता है। यदि उस जगह पे कोई फॉरेन बॉडी यदि फंस जाती है, कोई बाहर की वस्तु फंस जाती है, तो पूरा सांस बंद हो जाता है। यदि कभी भी ऐसी स्थिति आती है, आप किसी भी पेशेंट को देखते हैं कि एकदम से चोक हो गया है, सांस नहीं ले पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, यदि ऐसा लगता है या फिर सांस में बहुत जोर से आवाज आ रही है और यदि सस्पेक्ट करते हैं कि कोई फॉरेन बॉडी या बाहर की चीज उसके गले में चली गई है, तो तुरंत ही अपने को एक मैनुअर होता है जिसे कि हम हेमलिक्स मैनुअर करते हैं, वो परफॉर्म करना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि पेशेंट के पास में 2 लोग हैं तो एक आदमी को तुरंत एम्बुलेंस इमरजेंसी में कॉल करना चाहिए और दूसरा जो आदमी है वो इस मैनुअर को करता है। मैं इसमें बताना चाहूंगा, वैसे फिजिकली अभी नहीं है तो मैं डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको कि अपने को उस पेशेंट के पीछे खड़े होना चाहिए। एक हाथ उसके वेस्ट नाभि के ठीक ऊपर वाला जो पेट का हिस्सा है वहां फंसाना चाहिए, दूसरा हाथ को भी वैसे ही दूसरी ओर से ले जाना चाहिए और एक मुट्ठी जैसा बांधना चाहिए। पेशेंट को किसी भी हार्ड सरफेस पे के ऊपर टिका देना चाहिए, जैसे कि टेबल हो गया, उस पर टिका देना चाहिए और जोर से पीछे की ओर और ऊपर की ओर दबाव देना चाहिए, थ्रस्ट मारना चाहिए और ऐसा बार बार करना चाहिए। कम से कम 6 बार 7-8 बार करें और ऐसा लगातार करते रहें। तो ऐसा करने से कभी कभी वो फॉरेन बॉडी जो कि सांस नली में फंस गई है डिसलॉज हो जाता है, बाहर निकल जाता है या वो नीचे स्लिप हो जाता है यदि छोटे फॉरेन बॉडी है तो। जब तक अपनी कोई इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है तब तक ऐसा करते रहना चाहिए। एक दूसरी चीज है, कभी कभी फॉरेन बॉडी जो है अपने सांस नली से नीचे चली जाती है, कभी लंग्स में फंस जाती है जिसको कि हम ब्रोंकस कहते हैं। वैसी स्थिति में भी अपने को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। सिम्टम्स को हमें पहचानना चाहिए कि यदि कोई बच्चा है, यूजुअली बच्चों में ही ऐसी फॉरेन बॉडी जाती है, यदि ऐसा बच्चा कभी खेलते हुए मुंह में कुछ डाल लेता है, कोई प्लास्टिक का पीस है, वेजिटेबल फॉरेन बॉडी है, तो और अचानक खांसने लगता है और सांस में तकलीफ होने लगती है, तो समझ जाना चाहिए कि इसके भी श्वसन यंत्र में वो फॉरेन बॉडी चली गई है। भले ही थोड़ी देर बाद वो सेटल हो जाता है, लेकिन हमेशा हमें ये सस्पिशन रखना चाहिए कि वो सांस नली में फॉरेन बॉडी चली गई है और हमें तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक कभी कभी कुछ फॉरेन बॉडीज रहती हैं जो कि अपने खाने के नली में, इसोफेगस में या फेरिंग्स में फंस जाती है, जो कि खाने का सामने का हिस्सा रहता है वहां फंस जाती है। जैसे मछली का कांटा हो गया, लोग नॉनवेज जो खाते हैं, चिकन पीस हो गया है, ये सब चीजें फंस जाती है। तो कभी भी हमें ब्लाइंडली इसे निकाल, कई लोग करते हैं इसे ब्लाइंडली हाथ डाल के उंगली डाल के निकालने की कोशिश करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंडली यदि हम कुछ भी उंगली डाल देंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो फॉरेन बॉडी और अंदर चली जाती है और निकालने में बाद में तकलीफ होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। बच्चों में देखा गया है कि वो मुंह में सिक्का डाल लेते हैं तो वो भी खाने की नली में फंस जाती है। वो ऐसी स्थिति में हमें किसी प्रकार का प्राइमरी ट्रीटमेंट अपने घर पे नहीं करना चाहिए, तुरंत स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए उसको निकालने के लिए। तो बनते कोशिश बच्चों को इस प्रकार की चीजें ना दें जो वो मुंह में डालते हैं, प्लास्टिक का पीस हो, चीजें हमें नहीं देनी चाहिए। इवन जो बड़े लोग हैं उन्हें भी, ये जो नॉनवेज खाते हैं या कोई बड़ा वेजिटेबल का टुकड़ा ले लेते हैं एक साथ, उन्हें भी बिना अच्छे से चबाए बगैर अंदर नहीं गिटकना चाहिए, नहीं तो उसका भी फंस जाने का डर रहता है। यदि बच्चों में इस प्रकार का कोई चोकिंग होता है, बच्चों में यदि फॉरेन बॉडी ऐसी फंस जाती है जिससे कि उसका श्वास नली पूरा का पूरा बंद हो गया है, यदि हाथ पैर नीला पड़ने लग गया है, ऐसी स्थिति में हमें बच्चे को सिर को नीचे की तरफ करना चाहिए और उसके पीठ पे स्लैपिंग देनी चाहिए, पीठ में थपथपाना चाहिए जोर से,
ताकि वो फॉरेन बॉडी जो है अपनी जगह से डिसलॉज हो जाए। और जब तक हम डॉक्टर के पास ना पहुंचे, स्पेशलिस्ट के पास या हॉस्पिटल में ना पहुंचे, तब तक हम ये प्रक्रिया कर सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में तुरंत ही उसको ऑक्सीजन मिल सके, उसे हेल्प हो सके। मेरी तरफ से बस इतना ही। यदि कोई कुछ पूछना चाहता है तो। धन्यवाद डॉक्टर अनिल। डॉक्टर अनिल, एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने हेमलिक मैन्योर के बारे में बताया, अगर वो कोई ना कर पाए तो क्या जोर से पीठ पर मुक्का मारने से भी कोई फायदा हो सकता है? हो सकता है, ये भी एडवाइज है। ये भी एडवाइज है कि जोर से हम पीठ पे मुक्का मारें तो एक थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि उसमें भी हेल्पफुल हो। लेकिन मरीज इसमें को करने में कोई नुकसान नहीं है। मरीज को सामने की तरफ झुका के रखें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, मरीज को सामने की तरफ झुका के रखें और किसी भी हार्ड सरफेस पे रखें ताकि प्रेशर पड़े। हार्ड सरफेस रहेगा सामने और पीछे से आप मुक्का मारेंगे तो दोनों के बीच से प्रेशर पड़ेगा उसके अपर एब्डोमेन पे और चेस्ट पे, तो वो प्रेशर के कारण हो सकता है कि वो फॉरेन बॉडी डिसलॉज हो जाए। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर अनिल। इसके बाद डॉक्टर हर्ष गुप्ता हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे, तो उसके नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर आलोक अग्रवाल, जो कहीं भी ट्रॉमा होता है, इंजरी होती है, एक्सीडेंट होते हैं तो हड्डियां टूटती हैं, तो जब आपके सामने ऐसा कुछ हो तो आप क्या करें, आप क्या प्राथमिक उपचार करें, उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। हड्डियों का टूटना एक आम समस्या है और हड्डी टूटते ही मरीज को भारी मात्रा में दर्द होता है, सूजन आती है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, मरीज लाचार सा होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब मरीज के पास बहुत ज्यादा दर्द है, हड्डी टूटी हुई है, जरूरी नहीं कि किसकी हुई हो, तो हम मरीज से बोल सकते हैं कि आप अपनी जगह पर लेटिए, हाथ को पैर को ज्यादा हिलाएं नहीं। मरीज को एक आरामदायक पोजीशन में रखना है, जिससे कि टांग हिले नहीं। यदि टूटांग बहुत ज्यादा हिलता है तो उससे फैट एम्बोलिज्म होने का डर है। खून का थक्का सीधे हृदय में जा सकता है, फेफड़ों में जा सकता है और मरीज की जान भी जा सकती है। मरीज को आराम से लिटाने के बाद चारों तरफ से हम भीड़ कम करेंगे, जिससे मरीज को उचित मात्रा में सांस मिलती रहे। हड्डियां क्योंकि जिस चमड़ी के नीचे भी होती हैं, कभी कभी वहां पे सूजन के साथ खून बहना चालू हो जाता है, तो हमें देखना है कि सिर्फ हड्डी टूटी है या घाव भी है या खून बह भी रहा है। आमतौर पर हाथ को या पैर को थोड़ा ऊंचा रखने से ब्लीडिंग कंट्रोल होती है, या जहाँ से रक्त बह रहा है उस स्थान के ऊपर यदि दबाव बनाया जाए तो भी रक्त संचार नियंत्रित होता है। तो आप जहाँ पे हड्डी टूटी थी, साथ में खून बह रहा था, उस जगह को अच्छे से साफ कर लें, जेब से अपना रुमाल निकालें या कोई साफ कपड़ा लें, उसको वहां पे रखें और जोर से दबा के रखें, तो इससे रक्त का संचार नियंत्रित होगा। जिस हिस्से से रक्त बह रहा है उसको यदि हम सीने से ऊपर उठा के रखेंगे तो रक्त संचार कम होगा। कई बार जहां से रक्त संचार आ रहा है वहां पे यदि हम दबाव बना के रखते हैं तो भी थोड़ी देर के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। पर कुछ लोग टॉनिक बंध लगाना पसंद करते हैं, वो एक रस्सी बांध देते हैं जहां से खून बह रहा है उसके ऊपर। बंध लगाने का नियम यह है कि बंध कभी भी पौन घंटे से 1 घंटे से ऊपर नहीं लगना चाहिए। यदि आपने बंध लगा के मरीज को अस्पताल भेज दिया है तो अस्पताल में जब तक डॉक्टर्स आएंगे देखेंगे, तब तक यदि बंध लगे हुए 2-3 घंटे हो गए तो उस हिस्से का रक्त संचार खत्म हो जाएगा, उसको काट के अलग करना पड़ेगा। अतः या तो बंध लगाएं नहीं, यदि बंध लगा रहे हैं तो आप साथ में मरीज के जाएं और बताएं कि मैंने बंध लगाया है, और बंध के ऊपर समय भी सूचित करें कि इतने बजे लगाया गया। नहीं तो जस्ट हमें प्रेशर लगा के रखना है, हिस्से को उठा के रखना है और उससे ब्लीडिंग को नियंत्रित करना है। आमतौर पे हाथ में, पंजे में, अग्रभुजा में, भुजा में, गर्दन की हंसली की हड्डी में हड्डियां टूटती हैं। इनको घर में सभी के पास स्कार्फ होते हैं, तो आप एक सिंपल स्कार्फ को 2 हिस्सों में बांट के एक ट्रायंगुलर स्लिंग बना सकते हैं। इसको वेलक्यू बैंडेज भी बोलते हैं। और आमतौर पे एनसीसी में, स्काउट्स में, गाइड्स में, अन्य सेवाओं में आपको ट्रायंगुलर स्लिंग के साथ पट्टी बांधना सिखाया जाता है। तो इसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो
कई तरह की पट्टियों के ऊपर, घावों के ऊपर अच्छे से पट्टी हो सकती है। जब आप मरीज को अस्पताल लेके जाते हैं तो डॉक्टर्स अलग अलग अंगों के लिए रक्त रोकने के लिए घावों के ऊपर अलग अलग पट्टियां बांधते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सिर की चोट के ऊपर कैप्लन बैंडेज बांधना दिखाया जा रहा है। कैप्लन बैंडेज माथे से लेकर पीछे छाती तक जाती है, तो रक्त जो नीचे से ऊपर जाता है वो उस पर दबाव आता है और रक्त संचार होना बंद हो जाता है। कंधे पे चोट हो तो आप शोल्डर स्पाइका बांधते हैं, जैसे कि यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया है। एड़ी के ऊपर घाव आ रहा है, पंजे के ऊपर घाव आ रहा है, तो आप फिगर ऑफ 8 में बैंडेज बांधते हैं, जिससे कि रक्त का संचार कम हो जाए। यदि आप सीधे सीधे पट्टी लपेटेंगे तो बंद बनेगा और रक्त वही कहीं दब जाएंगी, जोड़ की चाल भी चली जाएगी। अतः जोड़ों के ऊपर हमको पट्टी विशेष रूप से लगानी पड़ती है। कूल्हे के पास यदि घाव होता है तो उस बैंडेज को हम लोग हिप स्पाइका बैंडेज बोलते हैं। और आप देख रहे हैं कि फिगर ऑफ 8 का प्रयोग यहाँ पे भी किया जा रहा है। यहाँ पे एक चाल नीचे, एक चाल कमर पे करके पट्टी बांधी गई है। इसी प्रकार कोहनी के ऊपर यदि आप पट्टी बांधते हैं फिगर ऑफ 8 के साथ, तो ना तो खिसकती है ना ढीली होती है, प्रेशर दबाव सामान्य रहता है और मरीज कोहनी को थोड़ा सा हिला सकता है। अंगूठे के पास थम्स स्पाइका पट्टी की जाती है, इससे अंगूठे की चाल भी होती रहे और रक्त भी ना बहे। क्योंकि हमें प्राथमिक उपचार करना है तो हम जेब के अंदर रोलर बैंडेज या क्रेप बैंडेज रख के तो नहीं घूम रहे हैं। आमतौर पर हमारे पास एक कपड़ा ही होता है, या फिर हम 1 गज बाई 1 गज का कॉटन का कपड़ा धो के रख सकते हैं, जिसको कि हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, तो उसको हम ट्रायंगुलर बैंडेज बोलते हैं। ट्रायंगुलर बैंडेज को भी माथे के ऊपर ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे यहाँ दिखाया है। यदि हाथ से खून बह रहा है तो ट्रायंगुलर बैंडेज से बीच में हाथ लगा के उसको ढक के आप बांध सकते हैं, घाव ढक भी जाएगा, रक्त भी बंद हो जाएगा। यदि कोहनी के ऊपर हो, कंधे के ऊपर हो, तो भी ट्रायंगुलर बैंडेजेस जो घर में बनती हैं, स्कार्फ से बनती हैं, 1 गज बाई 1 गज के कॉटन के कपड़े से बनती हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। घुटने के ऊपर भी आप इनको बांध सकते हैं, इससे रक्त का दबाव भी कम होगा, घाव भी नहीं रहेगा, गंदगी भी नहीं होगी। और कंधे के मैंने आपको पहले ही दिखाया है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग प्राथमिक उपचार के कार्यक्रम के अंदर पट्टी बांधना सब मरीजों को सिखा रहे हैं। अब कई बार दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट हो गया है, मरीजों की भीड़ पड़ी हुई है, उन्हें शिफ्ट करना है। ऐसी हालत में उनको कैसे शिफ्ट करें? जब तक कि शिफ्ट करने के लिए मजदूर लाएंगे ये तो संभव नहीं है, शिफ्ट हमें ही करना है। तो फायर ब्रिगेड के अंदर जो लोग कर्मचारी रहते हैं वो प्राय मरीज को इस ढंग से कंधे के ऊपर पैरों के बीच से हाथ निकाल के उठाते हैं, इसको फायरमैन लिफ्ट बोलते हैं। अब सिंपल यदि मरीज कमजोर है, भयभीत है, बच्चे हैं, तो उसको हाथ को कंधे के ऊपर से रखे झुक रहे हैं तो मरीज आपके ऊपर व्यवस्थित हो जाएगा, इसको बैक पैक बोलते हैं। छोटे बच्चों को आप क्रैडल कैरी कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप आमतौर पर बच्चे के घुटने के नीचे हाथ डालते हैं, कंधों के नीचे हाथ डालते हैं और चलना प्रारंभ करते हैं। बैकपैक का ही एक और आकर्षक तरीका है पिगी बैक, जिसमें आप मरीज के हाथ को पकड़ लेते हैं, मरीज अपने सामने ही पकड़ता है और आप घुटनों के नीचे हाथ डालते हैं। इससे आप काफी दूर तक मरीज को लेकर जा सकते हैं। यदि मरीज भारी है तो एक आदमी बगलों के पे हाथ डाल के और एक घुटनों के ऊपर हाथ रख के मरीज को जल्दी से अपनी जगह से वहां से बाहर निकाल सकता है। और यदि मरीज बैठने में सक्षम है, बेहोश नहीं है, तो आप उसको 2 हाथों के सहारे, 3 हाथों के सहारे, 4 हाथों के सहारे बैठा कर जितना उतना वजन है आराम से बाहर ले जा सकते हैं। तो ये चीजें मैंने इसलिए दिखाई हैं कि हड्डी तो टूटी है, लेकिन मरीज को वहां से ट्रांसपोर्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी में आता है। कई बार मरीज की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, इसको निकालना दुर्घटनाग्रस्त से बहुत मुश्किल होता है। आपने मरीज को टेढ़ा टाढ़ा उठाया और उसका मेरु रज्जु दब जाएगा, स्नायु तंत्र दब जाएगा, वो पैराप्लेजिक हो जाएगा, पैर चलने बंद हो जाएंगे, पेशाब और टट्टी रुक जाएगी। ऐसे मरीजों को आमतौर पे 3 से 4 लोगों को मिलकर उठाना पड़ता है, जिसमें से एक कूल्हों के नीचे और ऊपर, एक कंधों को संभाल के और एक पैरों को संभाल के मरीज को उठाता है और फिर तीनों को साथ में चलना होता है। यदि मरीज बेहोश पड़ा हुआ है तो ऐसे मरीज में आप मान के चलिए कि उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हो सकती है।
यदि आपने मरीज को टेढ़ा किया, उसको क्वाड्रिप्लेजिया यानी दोनों हाथ और दोनों पैर का चलना ही खत्म हो जाएगा। ऐसे मरीज को प्लाईबोर्ड के बोर्ड पर रखना चाहिए। गर्दन ना हिले, इसलिए दोनों साइड से हम तकिए रख सकते हैं, और फिर 3 से 4 लोग मिलकर यदि बोर्ड को उठा के लेके जाते हैं तो ऐसे में इस प्राथमिक चिकित्सा में मरीज को आगे और चोट नहीं लगेगी, वो पैराप्लेजिक नहीं होगा, और फिर उचित अस्पताल में ले जाके उसका एक्सरे करा के CT स्कैन करा के हम आगे इलाज कर सकते हैं। कई बार जगह सक्रिय होती है, मरीज भी होश में नहीं है, ऐसे में अपनी जेब से एक रुमाल लेकर उसके दोनों हाथों को बांट सकते हैं और फिर दोनों हाथों के नीचे गर्दन डाल के आप चलना प्रारंभ करेंगे। आप प्रैक्टिस करके देखिए अपने स्टाफ के साथ, आप पाएंगे इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगती है और मरीज को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इसको फायरमैन ड्रैग भी बोलते हैं। और कई बार जब और कुछ भी नहीं संभव है, मरीज नदी में डूब रहा है तो आपने बाहर निकाला है, तो दोनों भुजाओं को पकड़ के आप मरीज को खींच सकते हैं, और यदि हड्डी नहीं टूटी है तो आप उसको टखनों के सहारे पकड़ के भी खींच के दुर्घटना क्षेत्र से, आग लगे क्षेत्र से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ तक हड्डी टूटने की बात है तो टूटी हड्डी में बहुत दर्द होगा। यदि वो हिलती जुलती जा रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि अब हम उसको प्लास्टर से ठीक ही ना कर पाएं और उसका ऑपरेशन जरूरी हो जाए। तो उंगलियों की जो छोटी हड्डियां हैं उनके लिए हम आइसक्रीम स्टिक लेके रुमाल से उसको बांध सकते हैं। ऑफ कोर्स रस्सी से, धागे से ना बांधें क्योंकि उससे उंगली कटने की संभावना होगी। यदि अग्रभुजा में हड्डी टूटी है तो सभी के घरों में अखबार आते हैं, आप 3-4 अखबारों को मोड़ के अग्रभुजा पे लगा दीजिए और 2 रुमालों से बांध दीजिए। अभी हड्डी नहीं हिलेगी, आप मरीज को लेकर अस्पताल जा सकते हैं। यदि पैर में चोट लगी है, पंजे में चोट लगी है, तो एक बहुत ही आरामदायक तरीका होता है कि आप तकिया लें और तकिए पर पैर को डाल के उसको लेस के सहारे, टाई के सहारे, बेल्ट के सहारे, छोटी रस्सियों के सहारे बांध दें, तो पैर नहीं हिलेगा, तब आप मरीज को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, शिफ्ट कर पाएंगे। यदि आपके पास और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप वो पैर जिसमें चोट नहीं लगी है, हड्डी नहीं टूटी है, उसके सहारे भी टूटे हुए पैर को बांध सकते हैं। कोई भी गमछा, टॉवल, रुमाल, नैपकिन के सहारे बांध सकते हैं, स्कार्फ के सहारे बांध सकते हैं। अब हड्डी नहीं हिलेगी तो तब आप मरीज को, जैसे मैंने बताया था, उस ढंग से ट्रांसपोर्ट करके अस्पताल भिजवा सकते हैं। यदि पैर पर हड्डी लगी है तो पुट्ठे के डब्बे आते हैं दवाइयों के साथ और सामानों के साथ, पैकिंग मटेरियल से भी हम स्प्लिंट बना सकते हैं। और नहीं तो लाठी, बैट, छाता, कोई भी वस्तु यदि हमारे पास है तो उसके सहारे टूटी हड्डी को सहारा दिया जा सकता है और उसके बाद मरीज को तुरंत शिफ्ट किया जा सकता है। तो अंत में मैं आपसे बताना चाहूंगा, जब मरीज अस्थि तोड़ के आता है तो हमें देखना है कि घाव तो नहीं है, साथ में ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। यदि ब्लीडिंग हो रही है तो हम जगह को साफ करेंगे, साफ कपड़ा रख के दबाव लगाएंगे, सीने से ऊपर उठा के रखेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि मरीज को आराम से लिटा के रखें, जबरदस्ती बैठाएं ना, हो सकता है बीपी लो होके, रक्त बह के वो बेहोश ना हो जाए। मरीज को इस ढंग से रखना है जिससे कि हड्डी और ज्यादा हिल के और ज्यादा चोट ना बढ़ा दे। यदि हड्डी टूटी है, साथ में सूजन है, तो हम एक ठंडा टॉवल या बर्फ के पैक या बर्फ के टुकड़े प्लास्टिक में रख के उस हिस्से के ऊपर 10-10 मिनट तक यदि लगाएं तो आगे सूजन बढ़ना, खून का बहना भी रोका जा सकता है। स्प्लिंट्स बना के हड्डी ना हिले, हाथ पैर ना हिले, उसके लिए मैंने आपको तरीके बताए हैं, उनका हमें उपयोग करना है। अग्रभुजा में, हाथ में, कंधे के ऊपर ट्रायंगुलर स्लिंग कैसे लगाना है, ये बहुत जरूरी है। और इसको जब हम इस्तेमाल में लाएंगे तो आप पाएंगे कि कितने आसानी से मरीज चल सकता है। इसके लिए हमें कोई महंगा आर्म पाउच लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 गज बाय 1 गज का कपड़ा लेके धो के उसको ट्रायंगुलर स्लिंग, और आपने स्लिंग लगाया है, मरीज अपने आप चल के अस्पताल जा सकता है। और यदि मरीज बेहोश है, उसकी हड्डी ज्यादा टूटी है, वो बात करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी हालत में आप सभी को मालूम है, एक को नंबर सब होगा, 112 नंबर आपको लगाना है, एम्बुलेंस आएगी और आप सबको लेकर जाएगी। तो धन्यवाद। ये फ्रैक्चर के ऊपर मैंने
आपको संक्षिप्त में बताया। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारी को बताया है। इसके बाद डॉक्टर फिरोज मेमन से निवेदन करूंगी। मुझे जो टॉपिक मिला है वो है जहर सेवन। कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। मुझे जो टॉपिक मिला है वो है जहर सेवन। आवाज आ जी, मुझे जो टॉपिक मिला है मैम वो है जहर सेवन पर हॉस्पिटल पहुंचने के पहले हमें क्या करना आवाज आ डॉक्टर मैम फिरोज की आपकी आवाज आवाज नहीं आ क्लियर रही है, है। फिरोज सर की आवाज गड़बड़ हो रही है। फिरोज की आवाज नहीं आ रही है। जी जी। हेलो, हेलो, मेरे ख्याल से मैडम वहां पे सबको म्यूट, होस्ट जो है प्लीज म्यूट हो जाइए। जो नहीं बोल रहे हैं वो म्यूट हो जाएं। तुम्हारी में कुछ गड़बड़ है। आवाज यहाँ पर बिल्कुल शांत जगह में हूँ मैम। हेलो, आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर फिरोज आपकी। और जब तक फिरोज का आउट कर, मैं हर्ष सर से निवेदन करूंगी कि वो आंख की स्थिति पे कुछ कह दें। डॉक्टर हर्ष गुप्ता सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आंख की पर आप कहें। Now can you hear me? यस सर। थैंक यू डॉक्टर आशीष जैन, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक 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 ठीक, गुड। देखिए ऐसा है, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन गुप्ता, ओम नेत्र केंद्र रायपुर। आंख की चोटों से संबंधित मैं कुछ आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दूंगा जो भी समय मिला है मेरे को। ये अपन समझ लें अच्छे से कि जो चोट है, आंख की चोट, जैसे कोई प्रॉब्लम या कोई एक्सीडेंट अपने को जानलेवा साबित हो सकता है, ऐसे ही आंख की चोट भी अपने को आंखलेवा साबित हो सकती है। पलक से लेके पुतली है, आंख में मोती आना, आंख में खून आ जाना, पर्दे में आंख की नस तक डैमेज हो सकता है, जिससे हम पूरी आंख की रोशनी खो सकते हैं। इसलिए कोई भी किसी भी चोट को हम हल्के में ना लें या छोटा नहीं समझें, उसको अपने को एक गंभीरता से ही उसके इलाज की तरफ बढ़ना है। इलाज, अब जब भी आंख में किसी किस्म की भी चोट लगे तो हमें इलाज कब कराना है, ये मेन मुद्दा है। तो अगर जैसे केमिकल बर्न्स हैं, जैसे तेजाब है, एसिड है, अल्कलीज हैं, चूने का पानी है, ये वो, तो जो भी बर्न्स इंजरी है, भले तेजाब की हो भले अल्कली की हो, इसको तुरंत अपने को इलाज कराना एकदम जरूरी है। त्वरित इलाज होना चाहिए। उसमें इलाज में हम बिल्कुल डिले नहीं कर सकते, उसमें विलंब नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चोटें रहती हैं जिसमें 1 घंटे से कुछ घंटे तक अपन इलाज तक में अगर डिले होगा तो वो हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे आंख कहीं से कट गई है, पलक कहीं से कट गई है, पुतली में कोई खरोंच है या पुतली कट गई है, कोई फॉरेन बॉडी कचरा, लोहे का टुकड़ा बावरी आंख में घुस गया, जो कि काफी हद तक इंडस्ट्रियल एरिया में ये सब रोज होता है, रोज देखते हैं। और आंख के अंदर चोट की वजह से अगर खून आ गया है, पलक कट गई है, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट है, इनको हम 1 से कुछ घंटे तक भी डॉक्टर के पास पहुंचे तो ये एक चीज को चला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको वेट करना ही है। अगर हम थोड़ा डिले किसी कारण से हो रहा है, मजबूरी की वजह से हो रहा है, तो भी हम चीजों को संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और अगर जैसे आंख का जो कोया है, ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, जो फेस के स्कल का जो ऑर्बिट पोर्शन जहाँ पे आंख रखी गई है, वो ऑर्बिट के कोई फ्रैक्चर या हड्डियां टूटी हैं, तो हम कुछ दिन से कुछ हफ्ते तक भी उसका ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन है कि आंख में कोई चीज चली जाती है, कोई गलत दवाई चली जाती है, हाथ धोते हुए, बाथरूम धोते हुए कुछ चला जाता है, कुछ केमिकल्स चले जाते हैं। सबसे कॉमन और सबसे सामान्य प्रॉब्लम्स हैं। तो केमिकल बर्न्स कुछ भी हो, तेजाब गया है, अल्कली गई है, तो जैसे बोलते हैं हमारे फर्स्ट एड फर्स्ट। तो सबसे पहले अपने को फर्स्ट एड जो घर में हम कर सकते हैं वो
तुरंत इमीडिएट कोपियस इरिगेशन, आंख को जितना हो सके साफ नल के पानी से, हर जगह घर में तो किसी के नॉर्मल सेलाइन या ये सब मेडिकल चीजें नहीं रहेंगी, तो जो भी पानी अवेलेबल है नल का फ्रेश वाटर है, जितना भी हो सके उसको लगातार धोते चले जाएं, जितना भी ज्यादा धोएं उतना भी कम है माना जाएगा उसमें। ये भी अपन समझ लें, तेजाब या एसिड को हम ज्यादा खतरनाक मानते हैं, और अल्कलीज जो होती हैं जैसे चूने का पाउडर है या चूना गिर गया, ये सब जो भी अल्कली चीजें रहती हैं वो एसिड से, तेजाब से कहीं ज्यादा नुकसान करके जाती हैं, वो अंदर तक आंख को नुकसान करती हैं। एसिड बेसिकली ऊपर ऊपर ही नुकसान करता है, तो अल्कली या चूने मिट्टी से, चूने का पानी और ये सब चीजें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हो जाता है, उसको अपन लापरवाही उसको हल्के में ना लें। और ऑफ कोर्स कोई भी इस तरह की चीजों में, केमिकल बर्न में कोई भी देसी इलाज ना कराएं, ठीक है। और ये तो फर्स्ट एड के बाद तो ऑब्वियसली अपने को तुरंत आई डॉक्टर के पास अपने को जाना ही है। दूसरी बात हो जाती है रोड साइड एक्सीडेंट जो होते हैं, जनरली पलकों की चोटें रहती हैं या आंख में भी काफी गंभीर चोटें आ जाती हैं, तो इनमें जो फिर देसी इलाज है, गोबर लगा रहा है, कोई मिट्टी लगा रहा है, ये सब ना करें। अगर खून आ रहा है तो साफ रुमाल या रुई से ढक दें और तुरंत नेत्र विशेषज्ञ के पास ले जाएं। सब तुरंत ही जाना है। ज्यादा है अगर कुछ रोड साइड एक्सीडेंट है तो साफ पानी से अपन क्लीन करके उस एरिया को कवर कर सकते हैं, किसी पैड से, किसी रुई से। नहीं है तो अपन किसी भी रुमाल से भी उसको कवर करके रख सकते हैं, साफ रुमाल से कवर करके, ताकि डॉक्टर के पास पहुंचे। फर्स्ट एड के बाद इमीडिएटली अपने को आई डॉक्टर के पास, नेत्र विशेषज्ञ के पास ही पहुंचना है। आंख की चोट का इलाज स्वयं करने की कोशिश कतई ना करें। और एक होती है ब्लंट इंजरी, जैसे किसी ने मुक्का मार दिया, किसी गाय का सींग लग गया, गाय की पूंछ लग गई, इससे भी पूरी की पूरी आंख चली जाती है। कोई पत्थर लग गया, तो ये ब्लंट इंजरी है, ये असल में जैसे एसिड अल्कली का मैंने बताया, तेजाब और चूना पानी वगैरह का, तो ये ब्लंट इंजरी ज्यादा नुकसान करती है आंख को बनिस्बत शार्प इंजरी के। कोई कील घुस गया, कोई चक्कू घुस गया, कोई शार्प ऑब्जेक्ट घुस गया, तो अपन इसको ब्लंट इंजरी को भी हल्के में ना लें, ये ज्यादा नुकसान करके जाती है चीजों को। और सबसे जरूरी चीज, इन सबसे बचने के लिए अपन जो रूटीन में है, हम सन ग्लासेस या गॉगल्स पहन के रखें। जो आपका कार्यस्थल है, जहां आप काम करते हैं, सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं या आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से फैक्ट्री में है, वेल्डिंग में है, सड़क पे है, तो हेलमेट वाइजर वाला पहने, वेल्डिंग का अपना ग्लास लेके रखें, फैक्ट्री में प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन के रखें, ताकि यहाँ तक की नौबत ही नहीं आए। ज्यादा करके जो हमको तकलीफें या चोट होती है, वो हम कोई भी प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं जो हमें लेना है, जो सामान्य सबको मालूम है, जानकारी है, पर सब लोग चांस लेते हैं, ना लें। और जिसको हमारे एक्सीडेंट में या ट्रॉमा में या इंजरी में, चोट में गोल्डन आवर बोलते हैं, तो आंख बचाने के लिए, जान बचाने के लिए, स्पेशली हेड इंजरी में सलाह दी जाती है कि एट द फर्स्ट आवर, 2 आवर्स में आप हॉस्पिटल पहुंचे। तो ऐसे ही आंख की चोट में आप तुरंत नेत्र विशेषज्ञ के पास पहुंचे। जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना है कि आपको लंबा या ज्यादा डैमेज आपको नहीं होगा। और फर्क, डिफरेंस बिटवीन विजन एंड ब्लाइंडनेस, रोशनी और अंधत्व में, ये फर्क वो डिसाइड करेगा आप कितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। हम अक्सर देखते हैं कोई ना कोई फॉरेन बॉडी, आंख में कुछ कचरा वचरा पहुंच, 3-3 4-4 दिन उसको लेते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, और पूरी पुतली में, जिसको हम अल्सर या फूला बोलते हैं, पूरी पुतली गला के फिर वापस आते हैं। जबकि इमीडिएटली छोटी सी फॉरेन बॉडी या कचरे का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा तुरंत निकलवा दिया जाए तो 1 पैसे का भी अपने को नुकसान नहीं होगा। तो अपन प्रिकॉशन लेके रखें, एहतियात बरतें, और तुरंत जो घर में व्यवस्था है उस हिसाब से साफ सफाई करके और तुरंत नेत्र विशेषज्ञ का पहुंचे, तो बहुत सारा नुकसान और खर्चों से अपन बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर आशा, धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष गुप्ता सर, आपने बहुत सटीक और बहुत संक्षिप्त में जरूरी बातें बताई। होपफुली जो सुन रहे हैं वो इसे अमल में लाएंगे और आपके पास खराब आंखें कम पहुंचेंगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। इसके बाद मैं डॉक्टर फिरोज मेमन को इनवाइट करती हूँ, जो कि यस मैम, बिल्कुल ठीक हो गया सर। पॉइजनिंग पे, जहर लेकर लोग आ जाते हैं जानबूझकर या अनजाने, तो उसमें फर्स्ट एड क्या ऑफर किया जाए, इस पर बात करेंगे डॉक्टर फिरोज मेमन। थैंक यू मैम। जी, जहर सेवन जो खुद से हो या जानबूझ के किया हो, जहर जो है वो विष ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की जो भीतरी परत है, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके बाद फिर उत्तक
और फिर त्वचा पर सीधी क्रिया करके या फिर अवशोषित होकर सर्कुलेशन सिस्टम जो परिसंचरण तंत्र है उसमें घातक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और जीवन नष्ट करने में पूरी तरीके से समर्थ रहता है। तो विष सेवन गलती से हुआ हो, जानबूझकर किया हो, किसी भी परिस्थिति में मरीज को स्वयं जल्दी से जल्दी परिवार के लोगों को बताना चाहिए कि उनने ऐसी गलती कर ली है। परिवार के लोग अगर आसपास न हो तो आसपास जो भी व्यक्ति हो उसे बताना चाहिए कि उनसे ऐसी गलती हो गई है और उनने जहर का सेवन किया है और तुरंत मदद लेनी चाहिए। उस समय घबराना नहीं चाहिए, जो गलती हो गई है उससे गलतियां हो जाती हैं, घबराना नहीं है, घबराने से और दिक्कतें बढ़ती हैं, जो दिक्कतें हैं उससे आप और कहीं ज्यादा दिक्कत बना लेते हैं। जो आसपास व्यक्ति हैं उनको क्या करना है ये समझना है। जहर सेवन जो है वो 2-4 किस्म के होते हैं, जैसे कि चूहा मार दवा लोग यूजुअली लेते हैं, कीटनाशक की गोलियां लोगों को मिल जाती है, वो उसका जहर का सेवन कर लेते हैं। सल्फास गोली का सेवन करते हैं। गेहूं और चावल में जो गोली रखी जाती कीड़े ना हो उसका उसका ओवरडोज ले लेते हैं। इसके अलावा जो दवाइयां होती हैं मरीजों की उसका ओवरडोज करते हैं, जैसे पैरासीटामोल की टेबलेट है, एस्पिरिन की गोली है, आयरन की टेबलेट ये यूजुअली मिल जाती है। किसी पेशेंट की थायराइड की टेबलेट है, ये उसका ओवरडोज कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे ओवरडोजेज भी होते हैं जो जहर पॉइजनिंग, जैसे लोग फिनाइल पी लेते हैं, एसिड का सेवन कर लेते हैं और केरोसिन पी जाते हैं। तो ट्रीटमेंट दोनों कुछ चीजों में अलग अलग है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जो चूहा मार दवा कीटनाशक की गोली है, इन इन केसेस में मेडिसिन के ओवरडोजेज में ट्रीटमेंट अलग है। कोरोसिव पॉइजनिंग जो होती है, फिनाइल एसिड का पॉइजनिंग और केरोसिन पॉइजनिंग, इसमें डिफरेंट है। इन दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट है। अब इसको समझना है हमें कि हमें क्या करना है। जब तक कि हमें हॉस्पिटल पहुंचना है उस बीच के समय को यूज करना है और पॉइजन का जो असर है उसको कम से कम करना है। पॉइजन जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसमें आप जो कीटनाशक गोलियां हैं, चूहा मार दवा है, जो या जो मेडिसिन का ओवरडोज हुआ है, ये दवाइयां आधे घंटे के भीतर खून में अवशोषित हो जाती हैं और इन दवाइयों को उल्टी कराकर अधिकांश जहर को हम बाहर निकाल सकते हैं। इस पे ध्यान देना है। लेकिन कब उल्टी करानी नहीं है, तो आपको केरोसिन पॉइजनिंग, मिट्टी तेल पॉइजनिंग, फिनाइल और एसिड पॉइजनिंग में उल्टी नहीं करानी है। उल्टी करानी है वो चीजें हैं, कीटनाशक की कोई गोली हो, रेड पॉइजन हो, चूहा मार दवा हो, सल्फाइज पॉइजनिंग हुई हो या मेडिसिन का ओवरडोज, पैरासीटामोल की टेबलेट, थायराइड टेबलेट, इन सभी में हमें उल्टी कराना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जो पॉइजन ले लेते हैं उस समय क्या तकलीफें आती हैं, मरीज को जी मचलने लगता है, पेट में पहुंचने से दवा पेट में दर्द होता है, जिन जगहों पे जो पॉइजन टच किया है बॉडी को अंदर वहां जलन की संवेदना होती है, मरीज डर जाता है, उससे धड़कन तेज हो जाती है और बहुत सारी जो ज्यादा ओवरडोजेस हो जाने से मरीज में बेहोशी, निद्रावस्था, अचेत अवस्था और कई बार मिर्गी भी देखी गई है। तो जो शुरू की जो अवस्था है, जो जहर लेने के तुरंत बाद की, अगर मरीज अलर्ट और अवेक है, जागृत अवस्था में है, तो उससे पूछना चाहिए कि उसने क्या लिया है, कितना अमाउंट में लिया है और कितनी देर हो गई है लेने के बाद। तो हॉस्पिटल पहुंचने के लिए पूरा भरसक प्रयत्न करना है, वहां डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले, एम्बुलेंस गाड़ी आने के पहले हमें जो पॉइजन है जिसमें हमको उल्टी करानी है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक, चूहा मार दवा, इन 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 चीजों में हमें उल्टी करानी होती है। तो उल्टी कराने के लिए हमें नमक का पानी बनाना है। 1 से 1.5 लीटर का पानी, नमक पानी पिलाने के बाद मरीज के मुंह में अंदर उंगली डालकर जीभ के पीछे के हिस्से को टच करना है और उससे उल्टी करानी है। उल्टी कराने में एक चीजें और ध्यान रखनी है कि उल्टी का जो सैंपल है, कोशिश करके वो उल्टी का सैंपल हमें संभाल कर रखना है ताकि हॉस्पिटल में हम दिखा सकें और अगर मरीज ने नहीं बताया है या गलती से कोई पॉइजन लिया है तो उसकी जांच करके पता किया जा सके कि कौन सा पॉइजन मरीज ने गलती से भी लिया है, तो वो कौन सा पॉइजन है और उसके आगे की दवाइयां क्या डॉक्टर दे सकेंगे। तो
जो पॉइजन है वो आधे घंटे के भीतर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आधे घंटे के भीतर ही उल्टी करा के ज्यादा से ज्यादा दवा जहर को बाहर फेंका जा सकता है। इस पे बहुत ही ज्यादा फोकस करने की चीजें हैं। जो जो चीजें ये आती हैं कि हमें कब उल्टी नहीं करानी है, तो ये जो तीव्र अम्ल और क्षार हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, केरोसिन है और निद्रा अवस्था में अगर मरीज है, बेहोशी की अवस्था में है, तो भी हमें उल्टी नहीं करानी है। उल्टी अगर उस अवस्था में नहीं करानी, उसके पीछे रीजन ये है कि जो पेट की जो थैली है उसमें परफोरेशन ना हो जाए। अगर हम पाइप वगैरह से उल्टी कराएं या उंगली से उल्टी कराएं, और कई बार जो कोरोजिव या तीव्र अम्ल क्षार जो होते हैं वो मुंह के अंदर ही छाले बना देते हैं और वहां के ऊतक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो उस समय नमक का पानी या प्लेन पानी, ऐसा बिना बिना सादे पानी से भी उस समय उल्टी कराना मना रहता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है और ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने पे, और वहां हॉस्पिटल की पूरी टीम, हॉस्पिटल के लोग कोशिश करके आसपास जो भी हॉस्पिटल है सबसे नियरेस्ट वहां पहुंचना चाहिए। उनकी जवाबदारी रहेगी कि वो उन चीजों को हैंडल करें और उनसे जो हो सके वो करें, और नहीं तो फिर वो आगे हॉस्पिटल को रिफर करें। ये मेरे तरफ से संदेश है जहर सेवन में। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर फिरोज। एक बार थैंक यू मैं मैम। फिर से आपसे पूछना चाहूंगी, किस में उल्टी करानी है और किस में नहीं करानी, जी इसको मैडम, मैं फिर एक एक लाइन में फिर से बता दीजिए आप। कीटनाशक गोली के सेवन में उल्टी करानी है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग बोलते हैं उसमें उल्टी करानी है, चूहा मार दवा में हमें उल्टी करानी है, सल्फास पॉइजनिंग में हमें उल्टी करानी है, और दवाइयों का जो ओवरडोज है, पैरासीटामोल का टेबलेट अगर ओवरडोज में लिया है, एस्पिरिन, नींद की गोली, आयरन टेबलेट, थायराइड टेबलेट, इनमें उल्टी करानी है। ठीक है। इन्हीं के सेवन में अगर मरीज अचेत अवस्था में है, बेहोशी की अवस्था में है, तो नहीं करानी है। ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद। ये टेक क्यों होम क्यों बहुत नहीं करानी इंपॉर्टेंट है? है। क्योंकि अगर आप उल्टी कराने गए, अगर टेबलेट भी खाया है, अचेत अवस्था में है, आप उल्टी करा रहे हैं, तो अमाशय की जो अंतर वस्तु है, पेट की थैली के अंदर जो पानी पड़ा है या पुराना खाना पड़ा है, उसके फिर से फेफड़े में चले जाने की संभावना, जिसको हम एस्पिरेशन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, एस्पिरेट होने की, उसके फिर से फेफड़े में चले जाने की संभावना प्रबल रहती है और उससे भी जान जा सकती है। एक चीज पूछना चाहूंगा फिरोज कि अगर केरोसिन कोई पी लेता है और उस समय अगर उल्टी कोई करवा दे गलती से, तो क्या नुकसान हो सकता है? सर, वो केरोसिन जो है वो तो ऐसे भी फेफड़े में तुरंत चला जाता है, वो बहुत ही पतला होता है, पानी से भी पतला है, और वो तुरंत फेफड़े की तरफ जाने लगता है, और केरोसिन में फ्यूम्स वगैरह भी निकलती हैं, आसपास का एरिया डैमेज भी रहता है, जो ऊतक है उसमें डैमेज मिलता है, थैंक यू। उसमें एस्पिरेट होने के चांसेस बहुत हैं। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर विकास, धन्यवाद डॉक्टर थैंक यू, फिरोज। थैंक यू। अब इसके बाद बर्न्स या जो जल जाते हैं, उसमें फर्स्ट एड क्या ऑफर किया जाए, इस पे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विवेक चौबे आपको कुछ जानकारी देंगे। वेलकम डॉक्टर विवेक। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैम, ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड स्क्रीन शेयरिंग ओके कर देंगे। ओके, उस साइड से परमिशन नहीं है। अब ट्राई करिए। जी मैडम। बर्न का प्राथमिक उपचार, जिसके विषय में आज हम डिस्कशन करेंगे, मैं डॉक्टर विवेक चौबे। देखिए, बर्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे आग से जलना, जैसे गर्म पानी से जलना, इलेक्ट्रिक से जलना, सूरज की किरणों से जलना, या फिर केमिकल बर्न होता है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि दिल, ईर्ष्या और जलन का इलाज, इसके बारे में हम आज बातचीत नहीं करेंगे। देखिए, रोकथाम से बढ़कर कोई इलाज नहीं हो सकता, चाहे वो कोरोना वैक्सीन हो, चाहे कोरोना हो, या जलने की बर्न का जो वो हो। सामान्यतः जो
बर्न की रोकथाम की जाती है, बर्न जो होता है वो किचन में होता है और इसकी रोकथाम की जाती है किचन से ही प्रारंभ होगी। जो गृहिणी है वो जो कपड़े पहनती है वो ढीले कपड़े ना पहने, उनके जो बाल हैं वो खुले हुए ना हो ताकि उनमें आग ना पकड़े। जो पतीला है, पतीले का जो ढक्कन है, पतीले का जो हैंडल है वो उसी से ही पकड़े, सावधानी पूर्वक पकड़े, 2 साइड से पकड़े ताकि गर्म पानी जो है वो उनके ऊपर ना आए। और हमेशा खाना जो है वो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहिए, नीचे चूल्हे पर कभी भी खाना ना बनाए क्योंकि उसके कारण बहुत सारी हानियां हो सकती हैं जो हम आगे देखेंगे। बच्चों में मुख्यतः स्कैल्ड बर्न पाया जाता है। स्कैल्ड बर्न का मतलब होता है गर्म पानी किसी भी रूप में, चाय, दूध, दाल, किसी भी रूप में होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि टेबल मैट है, टेबल मैट में के पास बच्चा बैठा हुआ है और वो टेबल मैट को खींचता है, गर्म जो वस्तुएं होती हैं बच्चे के ऊपर आकर गिरती हैं। उसी प्रकार जो लाइटर होता है या माचिस का जो बॉक्स होता है वो एक खिलौना नहीं होता है जो सामान्यतः बच्चों को लगता है। इससे बच्चों को बचा कर रखें। बच्चों, जब आप किचन में खाना बनाने का कार्य कर रहे हो तो बच्चों को किचन में आने के लिए आने न दें। बच्चों को गोदी में पाकर कभी भी खाना न बनाएं। यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि खाना बनाने का जो स्थान होता है वो हमेशा जमीन में ना हो ताकि रेंगते हुए या कोई छोटा बच्चा आग की पहुंच में आ जाए। उसी प्रकार माइक्रोवेव ओवन का उपयोग बच्चे ना करें। कपड़े ढीले नहीं होने चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा अकेले किचन में वो न जाए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। एक ऐसी स्थिति हो गई है जब आपके घर में आग लग चुकी है या आपके ऑफिस में आग लग चुकी है, उस स्थिति में आप क्या करें? जो गर्म हवा होती है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, प्रेशर के कारण वो ऊपर की ओर उठती है, तो उससे बचने के लिए आप झुक जाएं, घुटनों के बल हो जाएं। गीला कपड़ा अगर रख सकते हैं तो बहुत बेहतर है और धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए आप आगे की ओर बढ़ें। अगर आप किसी बिल्डिंग में फंस गए हैं तो आप कृपया लिफ्ट का उपयोग ना करें और जो फायर एग्जिट होता है केवल उसी का ही उपयोग करें। दूसरों को बचाने के पहले अपने आप को स्वयं सुरक्षित रख लें। इसमें जब दिवाली या जो भी बहुत सारे उत्सव आते हैं जिसमें हम पटाखों का उपयोग करते हैं, उस समय आप ढीले कपड़े जैसे फ्रॉक इत्यादि ना पहने और एक पानी की बाल्टी जिसमें साफ ठंडा पानी हो वो हमेशा अपने पास रखें। ये हुआ था अभी तक हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। अब आती है बारी प्राथमिक उपचार की। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग गई है या कपड़े में आग लग गई है तो सबसे पहले उसके ऊपर पानी डालें, साफ पानी उसके ऊपर डालें। अगर पानी ना हो, आप अकेले हैं, आपके कपड़े में आग लग चुकी है, ध्यान रखिए आपके कपड़े में आग लग चुकी है तो आप दौड़े नहीं, आप वहीं पे गिर जाएं और रोल होने लगे, जिससे जो आग है वो धीरे आग जो है वो बुझ जाए। इस दिल दे चुके सनम फिल्म में ऐश्वर्या राय ने भी यही गलती की थी। आग लगी, दौड़ने लगी, आग फैलने लगी। इससे आपको बचना है। आग आपके ऊपर लग चुकी है, अब आपको प्राथमिक उपचार करना है। देखिए, आग लगी है मतलब गर्मी, गर्मी का उल्टा होता है उसको ठंडक पहुंचाना है। तो ठंडक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है कि नल के आगे आप हाथ या शरीर के उस हिस्से को रख दें। जब तक रखें तब तक कि पेन या जलन सबसाइड नहीं होती है। एक बार फिर से ध्यान रखें कि नल के नीचे रखें या किसी पतीले में अपने शरीर के वो अंग जो जला हुआ है उसको डुबा कर रखें। तब तक रखें जब तक कि पेन सबसाइड या जलन समाप्त नहीं होती है। लगभग 10 से 45 मिनट के बीच में ये अवधि होती है जिसमें
जो ऊष्मा या गर्मी का जो इफेक्ट होता है, जो डैमेज हो रहा होता है, उसको रिवर्स किया जाता है। यही एक स्टेप होता है जिससे जो ट्रीटमेंट का जो आउटकम होता है, बर्न के ट्रीटमेंट का आउटकम होता है, वो बहुत बेहतर हो जाता है। टूथपेस्ट केवल टूथपेस्ट लगाने के लिए किया जाता है, घी का उपयोग खाने के लिए किया जाता है। कृपया इनका उपयोग बर्न की या जली हुई सतहों पर ना करें। अब एक स्थिति हम ये देखते हैं कि बहुत ही गंभीर रूप से व्यक्ति जल गया है। अगर किसी बंद कमरे में जला हुआ है तो सबसे पहले उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसे खुले स्थान पर लेकर आएं और उसके बाद उसको कुछ पानी पीने के लिए दें। जो भी ज्वेलरी है, खास करके जो हाथ अगर जला हुआ है तो वहाँ पे अंगूठी को तुरंत निकाल लें, क्योंकि अंगूठी हाथ में जब जल जाता है तो वहाँ पे सूजन आ जाती है और सूजन आने के कारण वहाँ पे रक्त का जो प्रवाह होता है वो धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो ज्वेलरी है उसको निकाल दें। जले हुए कपड़े को निकालने का प्रयास न करें, खास करके वो कपड़ा जो आपके शरीर से या मरीज के शरीर से चिपका हुआ है। ब्लिस्टर या फफोला जैसा भी पड़ा हुआ है उसको वैसा का वैसा ही रहने दें, इसे कभी ना फोड़ें। एक बार ध्यान दें, ब्लिस्टर या फफोला जीवित चमड़ी की निशानी होती है, मतलब इसके नीचे जो चमड़ी है वो जीवित है, और इस फफोले को ना फोड़ें ताकि बैक्टीरिया इसके फफोले के माध्यम से आपकी चमड़ी पे इन्फेक्शन ना करे। फिर वही चीज़, अंगूठी को निकालना है। कपड़ा जो शरीर से चिपका हुआ है उसको नहीं निकालना है। अब ठंडे पानी से भी डाल दिया, जो सब कुछ उसको एक प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बाद उसको एक सूखे कपड़े से, सूखी चादर या सूखे टॉवल से लूजली उसको ढकें, उसको शरीर से चिपकाएं नहीं। और मैंने पहले जैसे बताया कि आग लगी हुई है, खुले स्थान पे जाएं, और जब कभी भी ऑफिस में या घर में या किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो आग से ज़्यादा आग से निकलने वाली जो धुआं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन साइनाइड, ये जो गैसें होती हैं इसके कारण ज़्यादा मौतें होती हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि ऐसी कभी भी परिस्थिति हो तो खुले स्थान पे आएं, अपने आप को सुरक्षित रखें और उसके बाद फिर किसी की सहायता करें। जब कभी भी जलें, आप विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्जन की सलाह लें, अवश्य लें और तुरंत लें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ठंडे पानी में 45 मिनट तक रखना पड़ सकता है, ये जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। मैम, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आइस जो वाटर बंद कर दीजिए, स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। स्टॉप। जी, आप कह रहे थे? मैम, ये कहना चाह रहा था, कभी भी आइस जो बर्फ का पानी होता है उसका उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। जो सामान्य ठंडा पानी जो रूम टेम्परेचर पे होता है, केवल उसी का ही उपयोग करना चाहिए। बर्फ के पानी से उसमें उल्टा उसका नुकसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। इसके बाद मैं डॉक्टर ओपी सुंदरानी से निवेदन करती हूँ कि वो, उनके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं क्योंकि त्रिपाठी सर आज हमारे साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो सर हमें बताएंगे इलेक्ट्रिक बर्न और सीपीआर, ड्राउनिंग, इन सब के बारे में। सर, ये परिस्थिति कभी भी किसी के सामने आ जाती है, तो एक सामान्य नागरिक को इन अवस्थाओं में क्या करना है, आप कृपा करके बताएं। थैंक यू मैम, एंड सभी को नमस्कार। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक बर्न्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक जो इंजरीज होती है। देखिए, हर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक बार तो बिजली का झटका झेला होगा, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। बचपन से लेकर आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे कभी छोटा मोटा झटका ना लगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक जो शॉक होती है या ये जो झटके लगते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला होता है कि हम अनइंसुलेटेड जो बिना कोटेड वायर्स होती है, बिना स्विचेस, बिना प्लग्स के स्विचेस में जो वायर डाल देते हैं, वो हो सकता है। हमारे जो बिजली के उपकरण है उनमें कोई फॉल्ट हो जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होती है और हमें झटका लगता है।
तीसरा हो सकता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक का सामान है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जो घर में आजकल हर जगह गैजेट्स और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, वो कहीं ना कहीं किसी गीले सरफेस पे पड़े हुए होते हैं, जिनके कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट होकर हमको बिजली का झटका लगता है। और सबसे डेंजरस जो होता है वो होता है बिजली के नंगी तारों को, जो हाई वोल्टेज तारे जो होती है उनके कॉन्टैक्ट में आ जाना। तो देखिए, ये जो झटके होते हैं ये 2 तरह की करंट से लगते हैं, डायरेक्ट डीसी शॉक जो कि बैटरी से होती है, और अल्टरनेट करंट जो कि नॉर्मली फ्लो होती है हमारे सर्किट्स के अंदर। तो दोनों तरह के ही इलेक्ट्रिक करंट्स जो है हमें इक्वल नुकसान पहुंचा सकती हैं। फर्क ये होता है कि जो अल्टरनेट करंट होती है, जो होम स्विचेस होते हैं, वो हमें अपने तरफ चिपका के रखती हैं, और जो डीसी शॉक होता है वो हमें फेंक देता है, थोड़ी देर चिपकने के बाद वो फेंक देता है। अल्टीमेटली होता यह है कि बहुत हाई वोल्टेज में अगर करंट हमारे शरीर से जाएगी तो एक पॉइंट से एंटर करेगी और वो दूसरे पॉइंट से बाहर निकलेगी। हमारा जो स्किन है, सॉफ्ट टिश्यूज जो है, हमारी बॉडी जो है, ये बहुत अच्छा कंडक्शन करती है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है हमारे बॉडी से। तो जहां कहीं से भी वो एंटर होगी, वो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल के, जैसा कि हम अर्थिंग करते हैं घरों में, हम अर्थिंग डालते हैं कि अगर घर के ऊपर बिजली गिरी तो वो एक सेफ वायर से होके जमीन के अंदर जाए। तो वो उसी तरह का मैकेनिज्म हमारे बॉडी में भी होता है कि कहीं से भी अगर हमारे हाथ में टच हुआ है, बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो या हमने हाई वोल्टेज वायर पकड़ा है गलती से या जान के, जैसा भी है, तो वो वायर करंट जो है हमारे बॉडी से प्रवाह होकर जमीन पे जाएगी। तो अल्टीमेटली ये पूरे बॉडी से ट्रैवल होके जाती है, उसके रास्ते में जो भी ऑर्गन आएगा ये उसको डैमेज करेगा। भले हम बाहर से न देख सकें, बाहर से इतना ज्यादा घाव न दिखे, पर अगर बिजली का शॉक या पावर बहुत ज्यादा था, इंटेंसिटी ज्यादा थी, एम्पियर ज्यादा था, वोल्टेज ज्यादा था, हाई वोल्टेज था, तो वो उतना ज्यादा नुकसान करके जाएगा। नुकसान किसी भी ऑर्गन को हो सकता है। सबसे ज्यादा डेंजरस चीज जो हमारे बॉडी में होती है इलेक्ट्रिक शॉक से नुकसान होने वाली, होती है हमारा हृदय, हार्ट। क्योंकि हार्ट में भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं। जो हमारा हार्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। जो हम ईसीजी की ट्रेसेस लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभाव हो सकता है हमारे शरीर में, जो हमारे लिए डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग है या जान को जोखिम में डालने वाला है, वो हमारे हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो छोटे मोटे झटकों में हमें जरा सा झटका लगेगा, उसके बाद कोई भी सिम्टम नहीं आता। झटका ज्यादा तेज होगा तो हड्डियां टूट सकती हैं, हमारी हड्डियां लचक सकती हैं। अगर स्किन के सरफेस से ज्यादा टच होके गया तो बाहर की तरफ हमें बर्न्स दिखेंगे। और कई बार जो मैंने कहा कि अगर बाहर से कोई इंजरीज नहीं दिख रही, अंदर मसल्स में जो मांसपेशियां हैं, जो हमारी नसें हैं, उनको नुकसान होता है। मांसपेशियों में नुकसान होगा तो दर्द होगा, इनमें खिंचाव होगा, मसल अकड़ जाएंगी। नसों में नुकसान होगा तो झुनझुनी जैसा सेंसेशन आएगा। और अगर हार्ट में जाएगा तो हमारी धड़कन इर्रेगुलर हो जाएगी। जो नॉर्मल हमारा हार्ट इस तरह से चलता है, वो इस तरह से चलना चालू हो जाएगा। तो हार्ट की इर्रेगुलरिटीज या धड़कन जो है अनियमित हो जाएगी। और अगर बहुत तेज हुआ है ये झटका तो ये धड़कन को रोक भी सकता है, जिसको कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है। तो सिम्टम्स वैरी करेंगे। मिनिमम सिम्टम्स, जरा सा देर का एक झटका लगा, हम डरे और सब कुछ चला गया, और राइट वहां से लेकर स्टार्ट होगा और जाएगा हमारी धड़कन को इरेगुलर करके, जो जान के लिए घातक है, और सांस को रोक दे, धड़कन को रोक दे सकता है। तो अब अगर हमारे सामने, पहले तो सावधानी बरतनी है। सावधानियों को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सबको पता है कि हमें बिजली की नंगी तारें नहीं छोड़नी है, पानी वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं रखना है, बच्चों को इनसे दूर रखना है। इसके अलावा कभी भी मेटल के सरफेसेस से इलेक्ट्रिक सर्किट्स को नहीं छूना है, क्योंकि मेटल्स भी बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इनसे हमको नहीं छूना है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अगर हमारे सामने किसी को बिजली का झटका लगा है तो हमें उसे किस तरह बचाना है। तो देखिए, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी सेफ्टी। अगर मैं सेफ हूं तो ही मैं अगले को बचा सकता हूँ। तो कभी भी हड़बड़ी में आके अगर कोई इंसान ऑलरेडी बिजली के कनेक्शन के कॉन्टैक्ट में है तो उसको नहीं छूना है, क्योंकि हम छुएंगे तो हम भी उसके कनेक्शन में आ जाएंगे और वो इलेक्ट्रिक करंट हमारे बॉडी से भी हो जाएगी। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है कि जो भी हमारा मेन स्विच है या जो अप्लायंसेस है जहां से शॉर्ट सर्किट हुआ है या जो करंट आ रही है, उसको बंद करना है। अगर हमने वो मेन स्विच, अब किस तरह से बंद करेंगे, फिर से कोई मेटल लेके नहीं करना है हमें। कोई लकड़ी, अगर कुछ नहीं तो झाड़ू तो हर घर में होता है। आप लकड़ी में समय खराब मत करें, झाड़ू उठाइए, रबर का कुछ है आपके पास, लेदर का कुछ है, तो रबर से बंद करिए, पर मेटल सरफेसेस से न करें, डायरेक्ट हाथ से जाके न टच करें। कहने का मतलब ये है। दूसरी चीज, हमारे शरीर में हमेशा इंसुलेशन होना चाहिए बेस से। अगर मेरे पैर भी उस नंगे सरफेस पे होंगे और मैंने इनको टच किया तो करंट मेरे बॉडी से भी जाएगा। तो मेन स्विच बंद करना है सबसे पहले। उसके बाद उस पेशेंट को है कि हमें पता ही नहीं है मेन स्विच क्या है, कहाँ है और यहाँ की इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे बंद हो सकती है, तो लकड़ी का सहारा देके उस मरीज को खींचने की कोशिश करनी है।
हमारे पैरों में हमेशा रबर के जूते होने चाहिए, रबर के स्लीपर्स होने चाहिए। अगर नीचे का सरफेस गीला है और तो एक सूखी लकड़ी हो, लकड़ी नहीं है, घर में कुछ नहीं है, रबर की चप्पलें नहीं मिल रही, अखबारों का ढेर उठा के नीचे रख दीजिए, मोटा बंडल, उस अखबार के ऊपर खड़े होकर ये काम करिए, गीले सरफेस पे खड़े होकर ये काम करिए। एक बार आपने पेशेंट को सेपरेट कर दिया, अब आपको पेशेंट को एसेस करना है। एसेस करने का मतलब ये है कि पेशेंट्स को क्या हुआ है। तो पेशेंट कई बार घबराया हुआ होगा, तो थोड़ा सा चक्कर आ रहा होगा। सबसे पहले हमें उसकी नब्ज को फील करना है, उसकी नब्ज कैसी है। अगर उसकी नब्ज ठीक है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, उसको तसल्ली देने की जरूरत है। तो हमें मरीज से ये पूछना है कि आपको अभी कैसा लग रहा है, आप क्या कंफर्टेबल हैं, पहली चीज। उसके अलावा अगर मरीज ये कहता है कि मैं हूँ तो उसे और सांत्वना देने की जरूरत है। अगर वो पेन कंप्लेन कर रहा है तो हमें ये देखना है कि किस जगह पे पेन है। अगर बहुत सारे बर्न्स हो गए हैं तो बर्न्स का मैनेजमेंट विवेक सर बता चुके हैं, मैनेजमेंट वही रहेगा कि ब्लिस्टर है तो फोड़ना नहीं है। अगर रॉ स्किन ऊपर चिपकी हुई है तो उसको रगड़ के निकालना नहीं है, वो डेड स्किन को निकालने की कोशिश नहीं करनी है, वरना हम इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाएंगे। कभी भी मरीज को अगर ढकना है तो ब्लैंकेट या कॉटन से ना ढकने के बदले एक साफ कपड़े से ढके, क्योंकि उसके रुए ढके स्किन पे लग जाएंगे। उसके बाद धड़कन नियमित है, बर्न्स ज्यादा नहीं है, रीएश्योरेंस की जरूरत है बस। अगर पर पेशेंट को घबराहट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि उनको चक्कर आ रहा है, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, धड़कन इरेगुलर है, तो इमीडिएट आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, आपको एक एम्बुलेंस बुलाना है या अपनी गाड़ी में लेकर पेशेंट को शिफ्ट करना है। तो ये बर्न्स के मैनेजमेंट की बात हुई। क्या करना है? सबसे पहले मेन स्विच बंद करना है। जब भी उसे बचाने जाना है तो लकड़ी के सर्फेसेस को यूज करना है। इंसुलेशन होना चाहिए रबर का। पेशेंट को डायरेक्टली टच नहीं करना है, कुछ नहीं है तो नीचे अखबारों का ढेर रखना है, ब्लिस्टर्स को नहीं फोड़ना है। अगर हार्ट रेट इरेगुलर है या अरेस्ट हुआ है, धड़कन नहीं मिल रही, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हमको रिससिटेशन की केयर वाले पार्ट पे आना है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमको इलेक्ट्रिक बर्न्स में फॉलो करना है। अब सेकंड टॉपिक है जो थोड़ा सा मैं समय इसके लिए बचा रहा था, बेसिकली मैंने इलेक्ट्रिक, वो है सीपीआर। ठीक है, सीपीआर मतलब रिससिटेशन। ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर इंसान को आनी चाहिए। इंसान को आनी चाहिए का मतलब ये है कि अगर ये स्टडीज में बियॉन्ड एनी डाउट प्रूव्ड है कि अगर हमने रिससिटेशन टाइमली स्टार्ट किया है तो बचने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। अगर मैं ये कहूं कि मैं एक ऐसी जगह पे हूं, मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तक मेरे कोई अस्पताल नहीं है, और अगर मेरे सामने कोई पेशेंट अरेस्ट हो गया मतलब उसकी हृदय की धड़कन रुक गई है या वो ठीक से सांस नहीं ले रहे हैं, और अगर मैं 40 किलोमीटर दूर उस इंसान को ले जाने की सोचूंगा तो रिवाइवल के चांसेस अगर 5% है, अगर मैं वहीं पर सीपीआर देके उनको रिवाइव करके रिससिटेट करके हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो बचने के चांसेस 80 से 90%। विटनेस कार्डियक अरेस्ट, विटनेस मतलब जो मेरे सामने अरेस्ट हो रहा है उसमें रिवाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो अब सीपीआर कब देना है ये भी जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई मेरे सामने खड़ा हुआ गिर गया और मैंने उसकी छाती दबानी चालू कर दी, उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे घुसा मारा क्योंकि वो तो दारू पी के गिरा। तो हमें ये चीज समझनी है कि पेशेंट को सीपीआर की जरूरत है कि नहीं। देखिए, हमारे शरीर के लिए वैसे तो सारे ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर दो चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो हमारा हृदय धड़कना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए, बाहर आना चाहिए, मतलब मैं सांस लेता रहूं। ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुझे जीवित रखने के लिए। तो सीपीआर इन दोनों चीजों को मेंटेन करने के लिए ही किया जाता है। अगर मेरी धड़कन रुक गई है तो मेरी धड़कन को चालू करना है, अगर कमजोर है तो उसे स्ट्रेंथन करना है, अगर मैंने सांस लेना बंद कर दिया है तो आप मुझे बाहर से सांस देंगे, अगर मैं सांस ले तो रहा हूं पर ये गैस्पिंग या एगोनल ब्रेथ्स हैं तो ये नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं है, आपको मुझे सपोर्ट करना है। तो अगर मेरे सामने कोई भी पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हुआ, मैं यहाँ से क्रॉस हो रहा था, मैं रेलवे स्टेशन पे, मैं रोड से क्रॉस हो रहा हूँ, सिग्नल पे एक इंसान गिर पड़ा, सबसे पहला काम होगा मैं उसके कंधे को टैप करके पूछूंगा भैया ठीक हो कि नहीं। अगर वो हाथ पैर हिला रहा है मतलब ठीक है, स्लिप होके भी गिर सकता है, नशा हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो भैया ठीक हो कि नहीं। कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, मैंने जोर से हिलाया, बहुत जोर से कंधे पकड़ के हिलाया, और अगर वो इंसान नहीं हिल रहा है मतलब समथिंग इज ग्रॉसली रॉन्ग। सबसे पहला काम पल्स चेक करूंगा। पल्स धड़कन जो है ये नब्ज पकड़ने की कोशिश न करे, क्योंकि ये नसें थोड़ी मुश्किल से फील होती है। आसानी से फील होने वाली पल्स होती है, हम इसको कैरोटिड या सेंट्रल पल्स दो होती है। एक सेंट्रल की मोटी वेसल्स होती है, बड़ी नलियां होती है, नसें होती हैं, और जो पेरिफेरी की होती है, जो बाहर की तरफ होती है, पतली होती है। इनमें अगर हाथ में यहाँ की जगह यहाँ रख दूंगा तो मुझे फील नहीं होगा, कोई यहाँ रखेगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। सिंपल, ये बीच में मिड लाइन पे आइए, इस तरह से चलिए, जो पहला गड्ढा मिलेगा वहां फील करिए, ये कैरोटिड पल्स है, सेंट्रल पल्स है। पल्स मिल रही है कि नहीं। हेल्प के लिए पहले बुलाया, साथ के साथ ये काम किया। दूसरा काम, अगर ये मरीज का मुंह है, आप ऐसे कान ला के देखिए सांस ले रहा है कि नहीं, हवा की मूवमेंट मेरे कान पे फील हो रही है कि नहीं।
दूसरा काम मैं पैरेलली ये करूंगा कि मेरी आंखें आप देख सकते हैं इस तरफ है, पेशेंट का जो इंसान गिरा है उसकी छाती और पेट की तरफ देख रहा हूँ कि क्या वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैंने 3 काम एक साथ किए, भैया एम्बुलेंस बुलाओ या डॉक्टर को बुलाओ, दूसरा मैंने जल्दी से पल्स चेक की, तीसरा मैंने कान पास लगाया, ये देखा कि सांस की एयर की मूवमेंट हो रही कि नहीं, तीसरा चौथा काम मैं देख रहा हूँ कि छाती और पेट में मूवमेंट है। ये काम करके मैंने असेस किया। अगर मुझे पल्स मिल गई और सांस ले रहा है, आवाज भी आ रही है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन मैनेज हो सकती है। आप एम्बुलेंस बुलाइए, ऑब्जर्व करते रहिए, छोड़ के नहीं जाना है, उसे ऑब्जर्व करते रहिए। जब तक एक्सपर्ट्स की टीम आ रही है, वो कारण जानने की कोशिश करेगी, समझने की कोशिश करेगी कि ऐसा क्यों हुआ, तब तक हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी सिचुएशन पे आऊंगा, पल्स तो मुझे बड़ी अच्छी मिल गई, पर सांस लेने का पैटर्न, या तो मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, सांस रुकी हुई है, ना छाती उठ रही है ना पेट उठ रहा है, तो पल्स तो है पर ब्रीदिंग नहीं हो रही है। अब मुझे ऑक्सीजन की भी जरूरत है, मुझे सांस लेने की भी जरूरत है, तो मुझे रेस्क्यू ब्रेथ, रेस्क्यू मतलब जीवन रक्षक सांस लेने की जरूरत है। आइडियली आजकल की हर गाड़ियों में, आप कार्स में देखते होंगे, एक मास्क होता है, रियूजेबल मास्क होता है, हर गाड़ी के किट में, मेडिकल किट में एक मास्क होता है। वो मास्क उस लिए ही होता है। आप उस मास्क को खोलिए, मुंह पे लगाइए, सांस लेना चालू करिए। क्योंकि पहले ये कहते थे कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दो, मतलब उसका मुंह खोलना है और मुंह में सांस लेनी है। पर आजकल कोविड का समय है, इन्फेक्शन पता नहीं किसको क्या हो, क्या चीजें हैं, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज चल रही, तो बेटर है हम सेफ्टी डिवाइसेज यूज करें। कुछ नहीं है, बहुत डेस्परेट है तो एक साफ दवा। दूसरी चीज, अगर मैं सांस ले रहा हूं पर ये भी नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं है, इसमें भी मुझे असिस्ट करने की जरूरत है, मुझे असिस्ट मदद चाहिए, दिस इज नॉट नॉर्मल ब्रीथिंग। तीसरी चीज जो बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं सांस सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ कि मेरे सांस का नली बंद, रास्ता बंद हो गया, ये मेरी जबान जो है इसके पीछे सांस की नली है। अगर ये जबान ऊपर की तरफ जाके पैलेट से चिपक जाए, तालू से चिपक जाए, ये आप देख सकते हैं। अगर ये जबान सिर्फ तालू की तरफ जाके गिर जाए, अगर मैं बेहोश हो गया हूं और ये जबान, हम सोते हैं खर्राटे मारते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि ये जबान ढीली जाके तालू की तरफ चिपक, अगर ये चिपक गई, क्योंकि मुझ में होश नहीं है उतना, मैं सेंस में नहीं हूं कि मैं जीभ को नीचे रख सकूं, तालू से चिपक गई, मेरा सांस लेने का रास्ता बंद हो गया, मैं चाह के भी सांस नहीं ले सकता। उसको सिंपल सा तरीका है खोलने का, गर्दन को एक्सटेंड करना, ये और ये। अगर मैं सोया हूं, आप सिर्फ ये काम करेंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करने से भी सांस का रास्ता खुल जाता है। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये जॉ थ्रस्ट बोलते हैं, ये एंगल्स, ये जो 2 एंगल है, इनको ऐसे उठाना है, लिफ्ट करना है जरा सा। जो मेरी जबान पीछे गिर के सांस की नली को ब्लॉक कर रही थी, वो रास्ता खुल जाएगा। हो सकता है मैं सांस लेना चालू करूं। मैं सांस ले रहा था, तेज तेज आवाजें आ रही थी, आपने जैसे ही ये काम किया, आवाज बंद हो गई, मेरे सांस का रास्ता खुल गया, मैंने सांस लेना चालू कर दिया। तो ये हो गया ब्रीदिंग। तो अगर ब्रीदिंग डिफिकल्ट है, एगोनल दिख रही है, तो आप एयरवे ओपन करिए, इसके बाद भी नहीं हो रहा, रेस्क्यू ब्रेथ लीजिए। रेस्क्यू ब्रेथ कितनी देनी है? 5 से 6 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 10 से 12 बार। जोश में गुब्बारा नहीं फुलाना है, हमको 1 मिनट में 10 से 12 बार सांस लेनी, ठीक है? ये हो गया ब्रीदिंग। अब मैं सांस तो ले रहा था या नहीं ले रहा था, पर पल्स नहीं ले रही मुझे और कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अब आपको मेरी हृदय गति को चालू करना है, सिंपल सा काम करना है। ये नॉच है, ये हड्डी यहाँ तक चल रही है, या सिंपल ये निपल्स की लाइन है, यहाँ पर आना है, ठीक है? हाथ इस तरह से जोड़ना, लॉक करना है, मैं कोशिश, ये और ये और ये, इसको इस पॉइंट पे रखना है, यहाँ पे निपल लाइन पे पॉइंट्स पे रखना है, ये और ये। मेरे हाथों का मूवमेंट देखिए, ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें मैं ताकत नहीं लगा पाऊंगा। मेरी मूवमेंट ये होनी चाहिए, मतलब मैं पूरा झुकूंगा, ये। आप मुझे पूरे अपने शरीर के वजन को उसकी छाती पे गिराना है, ना कि मैं ये वाली मूवमेंट से ताकत लगाऊं। इसमें मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगा और मैं उतने पावर से कंप्रेशन नहीं दे पाऊंगा। रादर देन अगर मैं ये वाली मूवमेंट रखूंगा, अपने पूरे ये हाथ लॉक कर दिए, छाती पे रखे, और ये अगर मैं ये मूवमेंट रखता हूं, ये, तो प्रेशर ज्यादा अच्छा जाएगा, इफेक्टिव सीपीआर होगा। देखिए, सिर्फ सीपीआर करना काफी नहीं है, इट हैज टू बी इफेक्टिव सीपीआर। तो पॉइंट ये है, टेक्निक ये है, स्पीड 1 मिनट में 100 बार, ये एवरेज स्पीड होनी चाहिए। मतलब मैं इस स्पीड से करूं कि 1 मिनट में 100 बार मैं कंप्रेशन दे रहा हूं। कंप्रेशन के बाद छाती को वापस आने का समय देना, ये नहीं कि नीचे दबी हुई है और वही
छाती को ऊपर आने का मुझे मौका भी देना है, रिकॉइल होने का मुझे मौका देना पड़ेगा, छाती बाहर आएगी तो ही सर्कुलेशन या जो ब्लड का प्रवाह है वो कंटिन्यू होगा। तीसरा, डिस्टेंस जो कंप्रेशन की होगी अंदाजे से 5 सेंटीमीटर, नाप नहीं सकते पर अगर आप इस टेक्निक से करेंगे तो 5 सेंटीमीटर का कंप्रेशन होगा। तो 100 पर मिनट 5 सेंटीमीटर की डेप्थ, हर कंप्रेशन के रिकॉइल होने का मौका दूंगा, नीचे रख के इस तरह से नहीं दबाऊंगा। 30 बार कंप्रेशन देने के बाद 2 बार सांस दूंगा, 30 बार कंप्रेशन देने के बाद 2 बार सांस दूंगा, जब तक कि हेल्प नहीं आए। हेल्प आने के बाद एक्सपर्ट्स की टीम टेक ओवर करेगी। अगर आपने ये कंप्रेशन किया, हेल्प नहीं आ रही, 2 मिनट बाद आप वापस 2 मिनट के बाद आप वापस पल्स चेक करिए। आप इंडेफिनिटली नैप मत करते चाहिए, पता चला मरीज उठ गया है, होश में आ गया, और तो 2 मिनट बाद पल्स चेक करिए। पल्स आ गई है, वेरी गुड, वेल एंड गुड, वी हैव डन आवर जॉब। पेशेंट को करवट में सुलाइए, सांस का रास्ता खोल दीजिए, सांस लेने दीजिए, मदद को आने दीजिए, एम्बुलेंस को दीजिए। तो कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी नंबर, 2 चीजें तुरंत होनी है जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ। चिल्लाना है, बगल वाले आदमी को बोलना है भैया जल्दी मदद के लिए आओ, एम्बुलेंस को फोन करो, जब तक आप ये काम चालू करें। अगर आप 2 लोग हो गए हैं तो एक जन ये रास्ता खोल के रखे, एक जन छाती दबाए। 2 मिनट के बाद आप रोल बदल दीजिए, क्योंकि थकान हो जाती है, आदत नहीं होती, थकान हो जाती है। अब मैं छाती दबाऊंगा, आप इस तरह से, जब तक की हेल्प नहीं आती हमें ये काम करना है। डूब गए हैं, प्रोसेस सेम है लगभग, सांस रुक गई है, पहले तो मुझे अपना अंदर कोई सेक्रेशन तो नहीं है, करवट में सुलाना है, पीठ थपथपानी है, पूरा पानी बाहर निकालना है, पल्स चेक करना है, देखना है, धड़कना है, सांस नहीं ले रहा हूँ, रास्ता खोलना है, रेस्क्यू ब्रेथ देनी, अदरवाइज प्रोसेस वही चलेगा। डूबने से हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं, मरीज बहुत ठंडा पड़ सकता है, तो उसके लिए उसे ढकने की व्यवस्था, बेसिक यही करना है। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर सुंदरानी। एक रिफ्रेशर हमारे लिए भी हो गया, जिसने भी ध्यान से सुना होगा उसे भी डेफिनेटली इससे फायदा होगा, और वक्त जरूरत पे वो करे, उसके लिए वो इस बात को मेंटली एक बार रिहर्स कर ले। इस सीपीआर से जुड़ी हुई एक और समस्या होती है जिसमें मरीज अचानक गिर गया, चक्कर खा के गिर गया, या उसे झटके आने लगे, कन्वल्शंस आने लगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर HP सिन्हा, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है। स्वागत है सर आपका। म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आप म्यूटेड हैं सर। जी मैम, जी थैंक यू मैम। मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था। आई थिंक होस्ट हैज डिसेबल्ड द पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, ऐसा आ रहा है। मैं पहले बताया नहीं सर, लीजिए कर लीजिए शेयर। या जी, नहीं हो रहा है सिन्हा सर, नहीं हो रहा है। हो जाएगा मैम। जी मैम, मैं कर रहा हूँ। सर नीचे शेयर स्क्रीन है, वहां से करिए। स्क्रीन के जी, नीचे शेयर स्क्रीन ग्रीन बटन है, उस पर क्लिक करिए। जी हो रहा है मैम। जी इज इट विजिबल नाउ मैम? जी नमस्कार आप सभी को। मुझे 2 विषयों पर बोलने के लिए कहा गया है। पहला तो है एम आई ऑडिबल मैम? मुझे सुन रहा हूँ मैम, सुन पा रहे हैं मुझे? यस, यू आर ऑडिबल। तो मुझे 2 विषयों पर बोलने के लिए कहा गया है। एक तो है मिर्गी, जिसमें अचानक झटके आ जाते हैं,
के बाद का आपको फर्स्ट एड करना चाहिए। दूसरा विषय है सिनकपी या जिसे सिनकोप या फेंटिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम एपिलेप्सी या मिर्गी के बारे में बात कर लेते हैं। आप में से बहुत लोगों ने मिर्गी का अटैक देखे होंगे और बहुत ने नहीं देखे होंगे। मिर्गी भी कई प्रकार की होती है, जिसमें कि एक मिर्गी होती है जिसे हम ग्रैंड माल एपिलेप्सी कहते हैं या जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, जो प्रायः लोग देख पाते हैं कि बहुत ही ड्रामेटिक है और बड़ा कई बार कुछ लोगों के लिए डरावना भी लगता है ये। इसमें मरीज को काफ़ी झटके आते हैं, अकड़ जाता है शरीर, होश गुम हो जाता है, चेहरे से मुँह से आने लग जाता है, कभी कट जाती है और 1-2 मिनट के बाद जो है अधिकांश मरीजों को होश आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत छोटी-छोटी मिर्गियाँ होती हैं, जो अभी के चर्चा का विषय नहीं है। तो ये जो बड़ी मिर्गी जो बड़ा झटका आता है, उस समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी दूँगा। तो जब भी किसी को इस तरह के झटके आ रहे हों, तो आप घबराएं नहीं, हड़बड़ाएं, पैनिक न करें, क्योंकि पैनिक करने पर अधिकांशतः गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और मरीज को नुकसान पहुँच सकता है। तो जब भी ऐसा कुछ हो, तो हड़बड़ाएं नहीं और मरीज को हो सके तो एक पट लिटाएं। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब मिर्गी के झटके आ रहे होते हैं, उस समय निगलने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और सिक्रीशंस मतलब लार हमारा काफ़ी बनने लगता है उस दौरान। तो कई बार ये श्वास नली में चला जाता है, क्योंकि निकलने की क्षमता आपकी है नहीं, तो श्वास में चला जाता है और आपको चोकिंग हो सकती है। इसलिए एक करवट में लिटा देना चाहिए, बायाँ या दायाँ करवट, ताकि जो भी सलाइवा आ रही है, वो एक तरफ से ड्रूल आउट हो जाए। इसके बाद ये ध्यान रखें कि आसपास कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो, कोई धारदार वस्तु ना हो जिससे कि मरीज को चोट लग जाए, तो तुरंत उसे हटा दें। और अगर टाइट कपड़े पहने हो तो तुरंत उसको ढीला कर दें। अगर आपके पास कोई छोटा कपड़ा हो, रुमाल जैसा कोई कपड़ा हो, तो उसका आधा हिस्सा मुँह में डाल दें और आधा हिस्सा बाहर रहने दें। ऐसा ना करें कि पूरा का पूरा अंदर डाल दें। ये हम किस लिए करते हैं? ताकि जीभ ना कटे। बहुत बार की जीभ कट जाती है, क्योंकि उस दौरान क्लेंचिंग ऑफ टीथ होती है, काफ़ी ज़ोर से अपने दाँतों को भींच लेता है मरीज। इसलिए ये कर देने पर जीभ के गाल के कटने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो आधा हिस्सा ही अंदर डालें, आधा बाहर रहने दें, ताकि इसकी वजह से ही चोकिंग ना हो जाए मरीज को। और इसके चूँकि मैंने आपको बताया कि 1 से 2 मिनट में ये प्रायः शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसके तुरंत बाद ही जो है आप मरीज को हो सके तो निकट के या फिर किसी क्लिनिक में या इमरजेंसी हॉस्पिटल में कहीं पर ले जाएँ। कई बार की कुछ मरीज जो है अपने साथ आईडी कार्ड लेकर चलते हैं कि मुझे ये मिर्गी की समस्या। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा होने पर लोगों को जानकारी होगी कि इस मरीज को मिर्गी का ही दौरा शायद आया होगा और उसी हिसाब से वो आपके साथ जो भी आपकी सावधानियां हैं उसको जानकारी मैनेज करना है तो आपकी मदद कर सकते हैं। तो हमेशा ही एक आईडी कार्ड लेकर आपको चलना चाहिए। कई बार की जो करते हैं मैं बता दूं, कई बार लोग सोचते हैं कि बहुत ही गंदा जूता, चमड़े का खासकर जूता, मोजा, बहुत ही बदबूदार मोजा या बेल्ट या प्याज या लहसुन वो नाक या मुंह में कोशिश करते हैं उसको, ताकि उसके प्रभाव से होश वापस आ जाए। ऐसी उनकी भ्रांत धारणा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देखा जिसमें एक दौरे आ रहे हैं, माताजी उसके नाक के ऊपर में काफी सारा लहसुन और प्याज ऐसे दबा कर रखी हुई थी। ऐसे में और भी मरीज को नुकसान होने की संभावना होती है, क्योंकि ऐसे में सांस कम मिलेगी, दौरान सांस की कमी हो रही होती है। उसमें आपने अगर आप नाक और मुंह को बंद कर दिया किसी भी वस्तु के द्वारा, तो मरीज को और नुकसान हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी ना करें, इससे मरीज को नहीं नुकसान ही होता है। और क्योंकि ज्यादातर दौरे 1 से 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये मत समझें कि ये जूता सुंघाने की वजह से या मोजा सुंघाने की वजह से मरीज को होश आया है। ये साधारणतः 1 से 2 मिनट में स्वतः होश वापस आ जाता है। कई बार की जीभ कट जाती है हर बार मरीज की, ऐसा सोचकर लोग मुंह में चम्मच या उंगली रख देते हैं। तो मरीज के पिता को देखा कि उनकी उंगली यहाँ से कटी हुई है, इसलिए कट गई थी वो क्योंकि उन्होंने मुंह में अपनी उंगली डाल दी थी मरीज के, जब उसको दौरे आ रहे थे। और कई बार चम्मच डाल देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चम्मच की वजह से दांतों को नुकसान पहुंच सकता है, जीभ को नुकसान पहुंच सकता है। कई बार के लोग ऐसे और उसकी मदद करने को आगे नहीं आते, उन्हें लगता है कि ये शायद फैल कर उन्हें ना लग जाए। तो मैं आपको बता दूं कि यह मिर्गी की बीमारी मस्तिष्क की बीमारी है, ना कि मन की बीमारी है, ना ही ये फैलने वाली बीमारी।
तो टेस्ट नहीं है, तो ये कोई इन्फेक्शस डिसऑर्डर नहीं है, तो ऐसे मरीजों से भेदभाव या छुआ-छूत नहीं करना चाहिए। लोग जब झटके आ रहे होते हैं मरीज को तो उसे कसकर पकड़ लेते हैं। यह भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर कई बार की मरीज की हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है, जॉइंट्स डिसलोकेट हो सकते हैं। ढीला छोड़ दें, पकड़ने की कोशिश ना करें। कई बार की लोगों को लगता है कि ये मिर्गी तो हो ही नहीं सकती है, और उस स्थिति में लोग उचित उपचार लेने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि परिवार में किसी को मिर्गी नहीं है तो परिवार के किसी सदस्य को मिर्गी हो नहीं सकती, हो सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह लेकर यह पुख्ता करें कि मरीज जो लक्षण आ रहे हैं मिर्गी है या नहीं है। कई बार के लोग ऐसी स्थिति में झाड़ फूक करने लग जाते हैं और उचित उपचार नहीं देते हैं, ऐसा भी बिल्कुल ना करें। झाड़ फूक से इस तरह की मिर्गी का इलाज नहीं होता है, इससे मरीज को नुकसान हो सकता है, क्योंकि समय रहते मरीज को फिर उपचार नहीं मिल पाएगा। तो मुंह से झाग आना है, कई बार की जो है झाग नहीं आता है, वो मिर्गी की तीव्रता पर निर्भर करता है, झाग आएगा या नहीं आएगा। ये तो मैंने कुछ बातें आपको मिर्गी के झटके के बारे में बताई संक्षिप्त में। इसके बाद जो मुझे दिया गया है वह है सिनकपी। इसे कई लोग सिनकोप भी कहते हैं, और साधारणतः बोलचाल की भाषा में बेहोशी का दौरा या फिर फेंटिंग अटैक्स कहते हैं, फेंटिंग स्पेल्स कहते हैं। इसमें मरीज को अचानक ही बेहोशी सी आने लगती है और वो मरीज कोलैप्स हो जाता है, नीचे की ओर गिर जाता है। इसमें मरीज को थोड़ा वक्त मिल जाता है प्रायः, और वो मरीज को बहुत ज्यादा चोट नहीं लगती क्योंकि वो तेजी से गिरता है, स्लंप हो। ये इसके सिनकपी के कई कारण होते हैं। प्रायः जो कारण होते हैं वो है, एक तो कार्डियक मतलब हार्ट के इश्यूज, हार्ट के रिदम बड़ी की वजह से कई बार की अचानक से रिदम इतना तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है हार्ट का, कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। तो सिनकपी में ब्लड सप्लाई किसी भी कारण से मस्तिष्क तक ठीक से नहीं पहुंचती है। तो ये तो हार्ट की प्रॉपर कारण की वजह से हो सकता है। दूसरा जिसे हम वेजोवेगल सिनकपी कहते हैं, जिसमें कि जैसे भी मरीज पेशाब करते जा रहा हो, या पेशाब करने के लिए जा रहा हो, या पेशाब कर रहा हो, या पेशाब करके लौट रहा हो, तब भी बेहोशी आ जाती है, जिसे हम मिक्सचुरेशन सिनकपी कहते हैं। ऐसा स्टूल पास में भी हो सकता है कुछ लोगों को। ऐसा ही कई बार कि लगातार अगर खांसी आ जाए तो भी हो सकता है। तो ये वेजोवेगल सिनकपी की वजह से होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ परिवार के से घर अस्पताल आए होते हैं मरीज को देखने के लिए, और वहाँ खून देकर बेहोश हो जाते हैं। या कई बार किसी को दुखद समाचार मिलता है तो उसके बाद भी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, बेहोश होकर। तो ये आपने देखा होगा। तो ये भी सिनकपी के प्रकार हैं। इसमें अचानक ही ब्रेन को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। तो जब भी ऐसा किसी को हो, कोई आपके सामने गिर पड़े अचानक से बेहोश हो जाए, तो इसमें 2 संभावनाएं हो सकती हैं। या तो उसका पल्स नहीं चल रहा होगा, या चल रहा होगा, या सांस नहीं चल रही होगी, या चल रही होगी। तो अगर पल्स नहीं चल रहा है, धड़कन नहीं चल रही है, और सांस नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इस बारे में विस्तार डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। तो उन निर्देशों का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर सांस चल रही है, हृदय की धड़कन भी है, तो मरीज को जो भी कोई टाइट कपड़ा हो तो उसे ढीला कर दें, कॉलर जैसे टाइट कॉलर हो या बेल्ट हो तो उसे ढीला कर दें, और उसके दोनों पैरों को ऊपर उठा लें, कम से कम 1 फुट उठा लें, 20 सेंटीमीटर के आसपास उठा लें। इससे ब्रेन की तरफ ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जो थोड़े समय के लिए ब्रेन की खून की नसों को खून की सप्लाई कम हुई थी वह पूरी हो जाएगी, और इससे होश आने की संभावना बढ़। कई बार ऐसा होता है कि जैसे होश आता है फिर से मरीज बैठ जाता है, या लोग उसे बिठा देते हैं, हाँ होश आ गया, अब बैठ जाओ आराम से। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो कारण इस अवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल था वह वहीं पर रहता है, और पुनः उसको बेहोशी आ सकती है। इसलिए होश आने के उपरांत भी थोड़े समय तक मरीज लेटे रहने देना चाहिए। और अगर गिरने की वजह से कहीं चोट आ गई हो तो उसके लिए उस स्थान का इलाज साथ में करना चाहिए। और इसके बाद मरीज को जब वापस होश आ जाए तो उसे तुरंत किसी अस्पताल में लेकर जाना चाहिए, यह जानने के लिए कि कारण क्या है। क्योंकि अगर कारण का उपचार नहीं किया गया, निदान नहीं किया गया, तो उसे वही कारण फिर सिनकपी के अट सकता है, और अगली हो सकता है कि उस मरीज की जान भी चली जाए। इसलिए कभी भी सिनकपी के बाद, फेंटिंग अटैक के बाद अगर होश वापस आ जा रहा है तो उसे तुरंत अस्पताल में ले जाए,
उसकी डायग्नोसिस बनवाएं कि ये किस कारण से हुआ है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपने मरीज की मदद कर पाए। धन्यवाद। सिन्हा जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। कई बार देखा गया है कि रास्ते में कोई व्यक्ति गिर गया तो लोग उसको उठा के दीवार के सहारे बैठा देते हैं, तो ये कितना सही है? बिल्कुल। जी, जी। वही मैं कह रहा था कि कभी भी ऐसी स्थिति हो तो मरीज को लेटे रहने दें। जब भी आपने स्थापित कर लिया कि मरीज को मिर्गी के अटैक्स नहीं है, मरीज के पल्स और साँस में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे ये मान के चलें कि ये फेंटिंग अटैक है ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, और उसे तो लेटे रहने दें और दोनों पैरों को उठा दें और होश आने के ऊपर थोड़े समय तक लेटे रहने दें। सर स्टॉप शेयर कर दीजिए प्लीज। जी, बिल्कुल। थैंक यू सिन्हा सर। और थैंक यू। आज का हमारा जितना साइंटिफिक कंटेंट था वो समाप्त हो चुका है। इसके लिए जिसने भी पार्टिसिपेट किया सभी डॉक्टर्स को तहे दिल से धन्यवाद है। डॉक्टर विकास, ये आपका आइडिया था तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मेरा बस ये एक आइडिया था कि लोगों को लोग आपातकालीन स्थिति में कभी हड़बड़ाएं नहीं, क्योंकि एकदम भागे-भागे लोग आते हैं। कभी आपातकालीन स्थिति में मरीज पड़ जाते हैं, गाड़ी का इंतजाम होने में वक़्त लगता है और उस देरी की वजह से बहुत से मरीज अपनी जान खो देते हैं। तो ऐसे समय में आम जनता को भी ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह से क्या-क्या करें ताकि मरीज की जान भी बची रहे और जिस परिस्थिति में वो पड़ गया है, तो उसके शरीर को भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और बस यही हमारा एक उद्देश्य था और हम इस उद्देश्य के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी या माँग आएगी लोगों की तरफ से तो हम इस तरह के और भी वेबिनार करेंगे जो आम जनता के लिए लाभदायक हों। आप म्यूट हैं मैडम। सिन्हा सर, आप भी कुछ कहें सर? जी मैम। महेश सिन्हा सर। सभी व्यूअर्स। काफी अच्छा कार्यक्रम हुआ और मुझे लगता है इससे जो जितने लोग भी इसको देख रहे होंगे उन्हें काफी जानकारी मिली होगी, भ्रांतियां दूर हुई होगी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो डॉक्टर सुंदरानी ने सीपीआर की बात बताई, तो उसमें अभी के वक्त में थोड़ा ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है कोविड टाइम्स में, कि आपको किसी भी मरीज का स्टेटस नहीं मालूम होता कि वो हो सकता है कोविड पॉजिटिव है, तो उसकी भी सावधानी रखते हुए जैसे सबसे पहली चीज होती है सीपीआर में सीन सेफ्टी, तो अपने आप को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। सबसे रिक्वेस्ट है अपना कैमरा 1 सेकंड के लिए ऑन कर लें ताकि हम रिकॉर्ड के लिए एक इमेज ले सकें। डॉक्टर सिन्हा सर। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, और ये इसी लिंक पर आगे भी अवेलेबल रहेगा, तो आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं अन्य व्यूअर्स के साथ ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। सो लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी है। थैंक यू मैम। लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी है। अब इफ एनीबडी वांट्स टू